अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई सुबह के साथ हन्नान बुखारी का फैसलाबाद की प्यार भरी ऑडियंस का सलाम। तो नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सूरज की किरणें जब भी आपके घर पे पड़े तो अपने साथ बेशुमार खुशियां लेके आप ही की चौखट पे आपका इंतजार कर रही हूं। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जनाब, शहर फैसलाबाद का मौसम दिन ब दिन सुहाना होता चला जा रहा है। हल्की हल्की भीनी भीनी रात की हवा जो है वो सरगोशी करती हुई नजर आती है और यूं महसूस होता है कि शहर का दर्जा हरारत तो कम हो रहा है, लेकिन मौसम के रोमांटिक होने की वजह से बहुत सारे शहरी जो हैं वो बाहर का रुख करते हैं और मुनफरिद फूड पॉइंट्स का रुख करते हैं, खाबे खाए जा रहे हैं और सर्द मौसम को भरपूर तरीके से एंजॉय किया जा रहा है। आज अगर शहर फैसलाबाद के मौसम की बात की जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 23 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है महकमा मौसमियात के मुताबिक, जबकि कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। हवा में नमी का तनासुब भी 85% तक जाने का इम्कान है और इसके साथ साथ हवा जो है वो कभी कभी 2 नॉट की रफ्तार से और कभी 3 नॉट की रफ्तार से चल सकती है। आइंदा 24 घंटों में कोई भी बारिश के इम्कानात शहर फैसलाबाद के अंदर नजर नहीं आते, लेकिन बारिश ना होने के साथ भी मौसम जो है वो खुशगवार हो सकता है क्योंकि सर्द है, दर्जा हरारत कम है और कम दर्जा हरारत में फैसलाबाद के शहरी खूब इंजॉय करते हैं, घरों के अंदर भी पकवानों का इस्तेमाल करते हैं। और जनाब, आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी खवातीन जो कि अपनी ब्यूटी को लेकर बड़ी कॉन्शियस होती हैं, उनके लिए खास तौर पे आज ड्यू कॉस्मेटिक्स की तरफ से गिफ्ट हैम्पर जो हैं वो दिए जाएंगे और बहुत सारे नौजवान जो कि बाहर जाके बुलेवार्ड मॉल में घूमना चाहते हैं, वहाँ से खाना खाना चाहते हैं, चाय से चाय पीना चाहते हैं, तो उनके लिए भी हमने इनामात का अहतमाम किया है। वॉचेस दिए जाएंगे उनको। अब वॉचेस किस तरह से मिलेंगे, आज का सवाल हम आपसे पूछते हैं कि दूर के डोल सहाने होते हैं, ये आपसे सवाल पूछना था। लेकिन इसके साथ साथ मैं दूसरा सवाल आपसे करता चलूंगा कि फैसलाबाद के किनार रोड पे कितने अंडरपासेस मौजूद हैं, इसको आपको बताना होगा। जितने अंडरपासेस मौजूद होंगे उनका जो सही जवाब देगा उसको क्या करना होगा कि टेक्स्ट करना होगा, अपने मोबाइल को उठा के लिखना होगा और लिख के खास तौर पे उस नंबर पे आपको भेजना होगा जो कि आपकी स्क्रीन पे दिया जा रहा है। तो जनाब, आप जल्दी से मोबाइल उठाएं, टेक्स्ट लिखें और टेक्स्ट लिखने के बाद सेंड कर दें उस नंबर पे जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जा रहा है। और आगे बढ़ते हैं जनाब। शहर फैसलाबाद की बात की जाए तो हमारी ऑडियंस इस हवाले से सीरियस नहीं नजर आती क्योंकि कोरोना वायरस के केसेस दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। ना तो कोई मास्क इस्तेमाल करता हुआ नजर आता है और ना ही बाजारों के अंदर SOPs को लोग फॉलो कर रहे हैं और यही वजह है कि दिन ब दिन कोरोना वायरस के केसेस जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। अब बढ़ते केसेस की वजह से इंतजामिया भी परेशान है, हॉस्पिटल्स में भी डॉक्टर्स भी परेशान है, लोग क्योंकि इसको संजीदा नहीं ले रहे। पहली लहर के बाद जो है, पहली लहर जो कोरोना वायरस की आई थी उसके बाद दूसरी लहर जो आई है उसमें लोग सीरियस नहीं हो पा रहे, संजीदा नहीं हो पा रहे और यही वजह है कि इसके बढ़ने का सबब दिन ब दिन चांसेस जो है वो भी बढ़ते चले जा रहे हैं। केसेस अगर गुज़श्ता दिनों की बात की जाए तो रैंडमली फैसलाबाद शहर के अंदर भी और ऑल ओवर द पाकिस्तान जो है वो केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उनको किस तरह से कंट्रोल करना है इसी पे गुफ्तगू करेंगे। आज हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर बिलाल मौजूद होंगे और उनके साथ साथ प्रोफेसर डॉक्टर हनीफ नागरा मौजूद होंगे जो कि प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन है, HOD हैं मेडिकल यूनिट के। तो जनाब, आप दोनों को वेलकम करते हैं शो के अंदर। तो पहले मैं डॉक्टर बिलाल साहब से पूछूंगा, सर कितनी सच्चाई है, कितने केसेस बढ़े हैं? और मैं पिछले दिनों देख रहा था कि फैसलाबाद में सबसे ज्यादा केसेस बढ़े थे कोरोना वायरस के और पीक पे जा रहा था फैसलाबाद। आप क्या कहेंगे? लोग इस चीज को लाइट ले रहे हैं, आखिर लाइट क्यों ले रहे हैं? इनको मास्क भी इस्तेमाल करना चाहिए, उसी तरह से हैंड सैनिटाइज भी करना चाहिए। गवर्नमेंट की तरफ से नरमी है मैशियत को देख के, लेकिन यहाँ के लोग जो हैं वो कुछ ज्यादा ही लाइट ले रहे हैं इस चीज को। क्या कहेंगे आप इस? जी बिल्कुल हनान, जो हमारी पहली फेज़ थी जिसमें कोरोना का जो पहला था उसके अंदर तकरीबन 5,500 के करीब केसेस थे जो फैसलाबाद में आए थे और जो दूसरी फेज़ जिसको हम सितंबर से स्टार्ट कर रहे हैं या कम सितंबर से लेके अब तक, तो इसमें तकरीबन 1,200 के करीब केसेस जो हैं वो आ गए हैं और उसमें 185-87 डेथ्स हमारी पहली फेज के अंदर हुई थी और तकरीबन 46-47 के करीब डेथ्स जो हैं। अच्छा सर, माज़रत चाह रहा हूँ आपकी, मैं बात काट रहा हूँ क्योंकि हमें अभी अभी पता चला है कि धुंध की वजह से M4 जो है वो मुकम्मल तौर पे बंद हो चुकी है और M3 भी बंद हो चुकी है। इस हवाले से हम राना जाहिद हमारे रिपोर्टर वहाँ पे मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। राना जाहिद, बताइएगा क्या सूरत हाल है धुंध की? फैसलाबाद में मोटरवे की सूरत हाल जो है वो बिल्कुल राना जाहिद बिल्कुल अबतर है क्योंकि मोटरवे M3 और मोटरवे M4 को जो है वो
तर्जमान मोटरवे पुलिस का ये कहना है कि बंद कर दिया गया है धुंध की वजह से। और हद निगाह की अगर हम बात करें तो 10 से 70 मीटर है हद निगाह। मोटरवे M3 की अगर हम बात करें तो M3 लाहौर से समुद्री तक जो है शदीद धुंध की वजह से उसे बंद किया गया है। दूसरी जानिब मोटरवे M4 को पिंडी भटिया से जो फैसलाबाद के लिए उसे जो है वो बंद कर दिया गया है। इस वक्त आप स्क्रीन पर फुटेज जो है उसमें अंदाजा कर सकते हैं कि किस तरह से लंबी कतारें जो है वो यहाँ पर लगी हुई हैं गाड़ियों की, और शहरियों को जो है वो सफर करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तर्जमान मोटरवे पुलिस का यह कहना है कि शहरियों को सफर करने से पहले ट्रैवल एडवाइजरी और मोटरवे पुलिस हेल्पलाइन पर जो है वो राब्ता करके मालूमात ले लेनी चाहिए कि क्या मोटरवे खुली है या बंद है। अगर मोटरवे बंद है तो उन्हें सफर करने से इज्तनाब करना चाहिए। दूसरी जानिब उनकी जानिब से यह भी कहा गया है कि लाइट्स जो है वो जो मोटरवे दौरान सफर इस्तेमाल करनी चाहिए वो शदीद किस्म की लाइट्स जो है, खास किस्म की जो लाइट्स होती हैं वो इस्तेमाल करनी चाहिए, ताकि आपको अगली गाड़ी जो आपके सामने जा रही हो पिछली गाड़ी को नजर आ सके कि सामने भी कोई गाड़ी मौजूद है। दूसरी जानिब यह भी कहा गया तर्जमान मोटरवे पुलिस की जानिब से कि आप तेज रफ्तारी से जो है वो इज्तनाब करें, रोड यूजर्स का इस्तेमाल किया जाए ताकि सामने आने वाली गाड़ी जो है वो उसको पीछे आने वाली गाड़ी जो है देख सके कि उसे मुश्किलात का सामना ना करें। कैमरामैन इरफान इस वक्त सारी सूरत हाल आपको दिखाएगा कि किस तरह से इस वक्त रश जो है आप देख सकते हैं, लंबी कतारें गाड़ियों की लंबी कतारें जो है इस वक्त लगी हुई हैं, और यहाँ बैरून शहर सफ़र करने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मोटरवे पुलिस की जानिब से सुबह आगाज़ पर ही बता दिया गया था कि आज धुंध की वजह से जो है वो मोटरवे बंद है, लेकिन कुछ शहरियों की जानिब से ये चेक नहीं किया गया। बहुत शुक्रिया राना जाहिद आपका। आप मोटरवे की सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहे थे, तो जनाब आगे बढ़ते हैं डॉक्टर बिलाल साहब के साथ मजीद गुफ्तगू। डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे कि किस तरह से केसेस जो हैं वो रैपिडली हमारे यहाँ ग्रो कर रहे हैं, किस तरह से इन्हें रोका जा सकता है, और बहुत सारे अब मुल्कों की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि वैक्सीन तैयार कर ली गई है। ये किस तरह की वैक्सीन है? RNA बेस्ड है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, इसमें क्या होगा, मतलब इस हवाले से भी बताएं। जी बिल्कुल। हाँ, दूसरी फेज़ जो हमारी स्टार्ट हुई वो 1 सितंबर से स्टार्ट हुई, तो उसमें इनिशियली सितंबर का पूरा माह तकरीबन 9-10 के करीब केसेस डेली हमारे पास आए। उसके बाद अक्टूबर और नवंबर तक यही पैटर्न रहा। इन द एंड ऑफ नवंबर एक पीक आनी स्टार्ट हुई जिसमें हम 30s और 40s के दरमियान आए, और दिसंबर में अब हम 50s के करीब जा रहे हैं कि डेली अगर हम 1500 से 2000 टेस्ट कर रहे हैं तो वो तकरीबन उनमें से 40-50 के दरमियान जो हैं वो डेली पॉजिटिविटी रेट जो है उसमें आना शुरू हुआ है। 1,22,000 से कुछ ज़ायद टेस्ट हम अब तक कर चुके हैं जो हमें सस्पेक्ट आ रहे थे, और उनमें से तकरीबन हमारे 6,000 के करीब पॉजिटिव आए हैं, जिसमें से टोटल अगर देखा जाए पूरे कोविड में तो तकरीबन 250 के करीब डेथ्स भी जो हैं वो फैसलाबाद में रिकॉर्ड हुई हैं। हमारे 3 हॉस्पिटल जो हैं वो टीचिंग हॉस्पिटल हैं जहाँ पे कोरोना की ट्रीटमेंट की मुकम्मल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। उनमें से 2 हॉस्पिटल जो हैं हमारे वो इस वक्त फंक्शनल हैं, जिनमें अलाइड हॉस्पिटल और DHQ हॉस्पिटल है जहाँ पे कोरोना के पेशेंट्स को ट्रीट किया जा रहा है और सेपरेट जिस तरह भी है। तो अभी तकरीबन 150 के करीब मरीज़ जो हैं वो हमारे दोनों हॉस्पिटल्स में दाखिल हैं, जिनमें से 90 के करीब सस्पेक्टेड पेशेंट्स हैं और 55 के करीब जो हैं वो पॉजिटिव पेशेंट्स हैं जो इस वक्त दाखिल हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो तकरीबन 300 के करीब लोग ऐसे हैं कि जो पॉजिटिव हैं लेकिन वो घरों में आइसोलेट हैं, उनमें वो सीवियरिटी ऑफ सिम्टम्स नहीं आए। अगर हम एनालिसिस करें इसका डेटा वाइज तो देखें तो ये पीक की तरफ जा रहा है हमारा, मतलब 10, 12, 20, 25, 30 से होकर अब हम 50 की ग्रेजुअली कर्व जो है हमारी वो इंक्रीज कर रही है। और उसमें हमारे जो लोग हैं वो बिल्कुल सीरियस नहीं ले रहे कोविड को। मतलब जब पहली हमारी पहली लहर जब आई थी कोविड की, जो फर्स्ट फेज थी, उसके अंदर लोगों में एक डर भी था, लोग एहतियाती तदाबीर भी मुकम्मल तरीके से कर रहे थे, कुछ लॉकडाउन्स भी थे, लेकिन बड़ा अच्छा हमारी गवर्नमेंट का डिसीजन था कि इसको माइक्रो या स्मॉल लॉकडाउन्स में लेके आए सो दैट कि हमारी मईशत जो है वो उसमें इतनी जान नहीं थी कि मतलब हम घरों में बिठा के लोगों को खाना खिला सकें। जब तक रोज़गार का पहिया नहीं चलेगा तो वो, लेकिन उसमें जो लोगों की जिम्मेदारी थी वो लोगों ने पूरी नहीं की कि जो सोशल डिस्टेंसिंग और जो मास्क और जो हैंड वॉशिंग, बेसिकली पूरी दुनिया में ये 3 चीज़ें चल रही हैं कि आप
मास्क वेयर करें जब भी आप पब्लिक स्पेस पे जाएं, कम से कम 1 मीटर का फासला रखें लोगों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग में, और जब भी आप किसी चीज़ को टच करते हैं या मिलते हैं लोगों से तो फ़ौरन घर आके या जहां भी अवेलेबल हो आप उसको सोप वाटर के साथ हाथों को तकरीबन 20 से 30 सेकंड तक जो है वॉश करें। मतलब ये ओवरऑल प्रिकॉशन है जो पूरी दुनिया के अंदर चल रही है और इसी पे सारी दुनिया चल रही है, इसकी कोई स्पेसिफिक कोई ख़ास नहीं है। और हम आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों से फिर हटते जा रहे हैं। हमारे मास्क का इस्तेमाल भी कम वो भी खत्म होता है, चला जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग की हम बिल्कुल परवाह नहीं कर रहे। गवर्नमेंट की तरफ से मुख्तलिफ चीज़ों के लिए 12 SOPs जारी किए गए हैं। शादियों के फंक्शन रिड्यूस किए गए, 300 तक की गैदरिंग, इंडोर पे पाबंदी लगाई गई, तमाम होटलों में ओपन एयर पे रखा गया कि वहाँ पे शादियाँ की जाएं। इसी तरह जो दूसरे फंक्शंस हैं उनमें भी लिमिटेशंस दी गई, मतलब खाना वगैरह टेक अवे की फैसिलिटी और ये वो। फिर उसके अलावा ऑनलाइन शॉपिंग्स, ऑनलाइन क्लासेस, स्कूल बंद किए गए, यूनिवर्सिटीज़ बंद की गई। लेकिन ये सारे इकदाम उस वक्त तक मुकम्मल कामयाब नहीं होंगे जब तक इसमें लोगों की एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं शामिल होगी। अगर हम खुद नहीं एहसास करेंगे कि हमें खुद बचना है कोरोना से, तो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के इदारे आपको नहीं बचा सकते। बिल्कुल, इदारे आपके घर में आके तो नहीं देख सकते कि आप SOP को कितना फॉलो कर रहे हैं। आपके काम करने वाली जगह पे अब हजारों नहीं लाखों दुकानें, किस किस पे जाके किस तरह से चेक किया जाए, हमें खुद भी इस जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। डॉक्टर हनीफ साहब भी हमारे साथ हैं, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे सिम्टमेटिकली अगर इसको ट्रीटमेंट की जब बात आती है, अभी तक कोई मेडिकेशन दरियाफ्त हुई है? मतलब जैसे बहुत सारे खांसी जब किसी को आती थी कोरोना वायरस में, उसको भी कुछ मेडिसिन दे के ट्रीट किया जाता था, और किसी को डायरिया हो जाए या इस तरह के सिम्टम्स जिनको आते थे उनको सिम्टमेटिकली ट्रीट किया जाता था। तो अभी तक तो काफ़ी तजर्बा डॉक्टर्स का हो गया होगा कि कौन सी मेडिसिन जो है वो इफेक्टिव है, कौन सी नहीं है। तो अब किस तरह से सूरत हाल चला रहे हैं? जो अभी पेशेंट्स आ रहे हैं उनको क्या मेडिसिन दी जा रही? सबसे पहले तो मैं डॉक्टर बिलाल साहब ने ये कहा, उसको सेकंड करूंगा कि कोरोना जो है ना उसको हम लाते हैं, घर लाते हैं। कोरोना आता नहीं है, कोरोना को हम घर लाते हैं किसी भी जगह से। जैसे पहले हमारा स्लोगन था कि स्टे होम स्टे सेफ। गवर्नमेंट ने इसको देखा कि चलो थोड़ा सा रोजगार है उसको बेहतर बनाने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो फैक्ट्रीज़ हैं, जो कारखाने हैं, जो लेबर का काम है, उनको चलाए। उसमें हमें अपनी सेफ्टी का ख्याल रखना चाहिए, जैसे ये मास्क है, सैनिटाइज़र है, हैंड वॉशिंग है, गैदरिंग में जाएँ तो डिस्टेंसिंग है। हाँ, अलबत्ता अगर इसमें सिम्टम्स होती हैं, पहले तो ये 70 to 80% में ये एसिम्टोमेटिक होता है, माइल्ड सी सिम्टम्स होती हैं। अगर किसी को हल्का फुल्का बुखार हो, जिस्म दर्द हो, तो वो अपने आप को आइसोलेट करे और ऑब्जर्व करे। उसके बाद अगर उसके सिम्टम्स सवियर हैं, शार्टनेस ऑफ सांस ज़्यादा ख़राब होता है, खांसी होती है, बुखार ज़्यादा होते हैं, तो हॉस्पिटल्स में आए ताकि हम उसको देखें कौन कौन सी मेडिसिन देखते हैं, या उसकी हम सैचुरेशन देखेंगे, या उसमें अब हम लोगों को घर में भी कहा कि अगर आपको ऐसी तकलीफ है, खांसी है, तो पल्स ऑक्सीमीटर ले लें, अपनी सैचुरेशन देखें। अगर आपकी सैचुरेशन 92, 3, 4, 5 के ऊपर रहती है तो डोंट वरी, अपने लोकल डॉक्टर्स जो हमारे पास अल्लाह का शुक्र है हमारे 3-4 हॉस्पिटल्स हैं जो इसी के लिए काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। आउटडोर पे भी हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। पहले आपने देखा कि हमने टेलीमेडिसिन का प्रोग्राम बहुत अच्छे तरीके से चलाया, उसमें भी हमने लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करते रहे कि यार ये चीज़ें, ये अलामत हैं। हाँ, अलबत्ता जब सिम्टम्स थोड़ी सी ज़्यादा आ जाएँ तो घर में नहीं बैठना चाहिए। दैन एवरीवन जो उसका सफ़र है उसको हॉस्पिटल में आए ताकि हम उसके सिम्टम्स को ऑब्जर्व करें, उसके ऑक्सीजन देखें, उसकी इन्वेस्टिगेशन कराएं। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि ऑक्सीजन सैचुरेशन कहाँ तक जाए तो डेंजरस हो सकती है? और ये भी मैं पूछना चाह रहा हूँ, कुछ पेशेंट्स ऐसे भी थे जिनकी सैचुरेशन जो है वो 70 तक गई या 75 तक गई या 60 तक गई, क्या वो रिकवरेबल होते हैं? क्योंकि उनको जब ऑक्सीजन लगा दी जाती है, ऑक्सीजन पे तो ठीक रहती है, जब ऑक्सीजन उतारते हैं फिर से सांस उखड़ना शुरू होता है। इसका मतलब ये है कि जितनी देर ऑक्सीजन पे रहेंगे वो जिंदा हैं, उसके बाद ये मैंने इसलिए आपको बात कही है कि कुछ लोग इसको लाइटली लेते हैं। जैसे आपको खांसी या बुखार है तो आपको सस्पिशन है, शक है, क्योंकि आप लोगों में इतना 1 साल हो गया तकरीबन, ये नवंबर में है जब मिस्टर ली इन वुहान में उसका हुआ था, 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया। मीडिया है, आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कंपेन चलाई है। अगर किसी को फीवर, जिस्म में दर्द, खांसी वगैरह है तो अपनी ऑक्सीजन चेक करे। उसको ये नहीं इंतजार करना चाहिए कि वो 70 तक या 60 तक घर में बैठा रहे। ऑक्सीमीटर रखना चाहिए, पल्स ऑक्सीमीटर ले लें, सस्ता है, अब तो बहुत सस्ता है।
अगर उसकी सैचुरेशन 90 से 92-3 से ड्रॉप करती है, उसको अस्पताल में आना चाहिए। ऐसे बहुत से मरीज जिनको ऐसा हुआ है कि वो उन्होंने घर बैठे 60, 70, 50 तक आए हैं, तो उनको फिर संभालना मुश्किल हो जाता है। उनके ऑक्सीजन या उनके लंग्स इतने डैमेज हो जाते हैं कि जो रेजिडुअल डैमेज है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, उनको हॉस्पिटल में स्टे बढ़ जाता है, या अल्लाह ना करे उनको कुछ मौत भी वाकई हो सकती है अगर ज़्यादा डैमेज हो जाए। अगर उनका रेजिडुअल डैमेज बढ़ जाता है तो उनकी, जो आपने बहुत सही बात की कि हॉस्पिटल में स्टे बढ़ जाता है, उनकी कॉम्प्लिकेशन बाद में बहुत बढ़ जाती है, उनके फेफड़े फुली रिकवर नहीं होते। जी, यही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि कहां तक के फेफड़े रिकवर हो सकते हैं और कहां तक के नहीं। ये है कि अगर सैचुरेशन 90 से ड्रॉप करती है तो इमीडिएटली आना चाहिए। बाकी डिपेंड करता है, हम उसके एक्सरे कराते हैं, हम उसका सीटी कराते हैं, एचआरसीटी कराते हैं, उसमें देखते हैं कितना इन्फिल्ट्रेट है, कितना लंग डैमेज हो गया। उसके बाद भी होता है, जब इन्फिल्ट्रेट होते हैं उसके बाद डैमेज होता है, प्लूरोफियन हो जाती है, पानी फेफड़ों में आ जाता है, वो नीचे जो फेफड़े डैमेज होते हैं उसमें फाइब्रोसिस हो जाता है, जैसे कोई जख्म होता है, जख्म के बाद वो जगह सुकड़ जाती है। ऐसे ही इसमें अगर बहुत ज्यादा डैमेज हो जाए, वियर एंड टीयर जो होता है, तोड़ फोड़ होती है फेफड़ों में, वो बाज़ दफ़ा लंबे अरसे तक या मुस्तकिल भी रह सकती है। इसीलिए अगर किसी को अलामत ज़्यादा हों तो इमीडिएटली वो हॉस्पिटल में आए, ताकि जल्दी जल्दी उसके फेफड़ों को हम रेस्ट दें, उसके रेस्क्यू करें, ऑक्सीजन दें, उसका जोर ना लगे, उसके ज़्यादा ना हो, उसके जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी मसल्स हैं वो ना पैरालाइज हो जाए, ताकि हमें वेंटिलेटर से पहले या दवाई का, जैसे आपने पूछा है, अब तो हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी लोकल गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा तरीके से फैसिलिटेट किया है। जो दवाइयाँ इन टाइम पे अगर ओरल है, मेडिसिन है, या कुछ हम जिसमें कुछ ट्रायल दुनिया में हुए हैं, एवरमाइट है, जो डॉक्सीसाइक्लिन है, एजिथ्रोमाइसिन है, उसका हम इस्तेमाल करते हैं इनिशियली अगर माइल्ड सिम्टम्स हों, या स्टीरॉयड है थोड़ी सी मॉडरेट सिम्टम हो। अगर उससे पहले आ जाए तो रेमडेसिविर एक दवाई है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं बहुत सवीर सिम्टम से पहले, वेंटिलेटर से पहले। उसके बाद हमें दूसरी दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें एसिटिलिजोमैब, एक्ट्रामैब है। तो ये चीज़ें हैं कि टाइम पे आएँ ताकि उसका इलाज सही तरीके से हो सके। बिल्कुल, और सिम्टम्स जब भी आपके अंदर शो हों उसे लाइट ना लिया जाए। डॉक्टर बिलाल से भी इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे अगर हमारे शहर की बात की जाए? पिछले दिनों फैसलाबाद के केसेस सबसे ज़्यादा थे पाकिस्तान भर से। तो हमारे 8 बाज़ारों की बात की जाए, यहाँ पे ताजर हजरात अगर एसओपी फॉलो करवाना भी चाहें तो नहीं हो पाते। और जंग बाज़ार तो वो बाज़ार है जो कि कोरोना डेज के अंदर भी वहाँ पे ना तो तजावज़ात ख़त्म हुए और ना ही रश ख़त्म हुआ। इसके लिए क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए? बतौर हेल्थ एक्सपर्ट आप क्या सजेस्ट करेंगे? सर, बेसिकली 2 तरह की पॉलिसियाँ इसमें नॉर्मली बनती हैं। एक तो ये है कि उन इलाकों के अंदर से जो एक्स्ट्रा तजावज़ात लगी हुई हैं उनको ख़त्म किया जाए, या नया एवेन्यू किया जाए कि उसके मुतबादल एक नई मार्केट जो है वो बनाई जाए, इंट्रोड्यूस करवा दी जाए, उसका आधा लोड जो है वो उस पर शिफ्ट हो जाए। मतलब अब आप देखें कि फैसलाबाद में एक वक्त था कि सिर्फ ये 8 बाज़ार थे जिसको शहर कहा जाता था, हर चीज़ दुनिया जहान की सिर्फ इन 8 बाज़ारों से मिलती थी। अब इतने नए एवेन्यूज़ डेवलप हो गए हैं। बिल्कुल, आप जड़ावाला की तरफ जाएं तो वो जड़ावाला रोड के ऊपर पूरा एक मार्केट बन गई है। फिर सरगोदा रोड की तरफ जाएं तो सरगोदा रोड पूरी एक मार्केट और बड़े बड़े मॉल्स बन गए हैं। इसी तरह झांग रोड की तरफ निकलते हैं तो वो मतलब इतना अब तो डिस्पर्स हो गया है कि हर चीज़ हर इलाके के हिसाब से हर इलाके में मिल रही है। अब इसमें हमें सोचने की बात यह है कि मैं शहर के अगर एक शुमाली इलाके में रहता हूं तो मैं उस इलाके से उठ के जनूबी इलाके में क्यों लेने जा रहा हूं वो चीज़, जबकि मुझे शुमाली इलाके में वो चीज़ अवेलेबल है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। और इस पे गवर्नमेंट को कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए। मजीद गुफ्तगू करेंगे इस पे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, ब्रेक का वक्त हो गया तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। डॉक्टर बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। डॉक्टर साहब, आप भी कोविड के पेशेंट रहे हैं और बड़ा ही काम किया है आपने, जैसा कि हम दिखाते भी रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पे। क्वारंटीन सेंटर्स हों या फिर दीगर मामलात हों शहर के अंदर, डॉक्टर बिलाल जो है वो फ्रंट फुट पे कोविड डेज़ में नज़र आए, तो उसके लिए हम सलाम भी आपको पेश करते हैं। लेकिन आप क्या कहेंगे कि जिन दिनों में आपको कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई या इससे पहले भी आपके घर की तरफ से तो प्रेशर आता होगा कि बिलाल ना जाएं, बच्चे भी हैं घर में, बेगम भी है, वालिदैन भी होते हैं, बहन भाई भी होते हैं, तो एक खौफ जो होता है वो मंडरा रहा होता है आपके सर पे?
असल में मैं तो नहीं बताता था, आप लोग ज्यादा मेरे घर बताते। बिल्कुल, हम तो आपकी एक एक मिनट की रिपोर्ट कर रहे होते थे ना। मैं तो नहीं इतना बताता था कि मैं क्या कर रहा हूँ और किधर जा रहा हूँ, लेकिन आपकी वजह से उनको पता चल जाता था कि मैं क्या कर रहा हूँ और किधर आ रहा हूँ। और मेरे ऊपर घर में बड़ी पाबंदियां लगी। घर के बाहर ही जनाब वो मेरे लिए उन्होंने जूते और वो वॉशरूम जो बाहर वाला था उसमें कपड़े के जी जब तक आप सारा बाहर से आउट होके नहीं आते, कंप्लीट स्टरलाइज होके, वो घर में नहीं आ सकते। वो डेफिनेटली सारे काम थे। ऊपरा फील करता है। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन ये कि बेसिकली किसी को तो काम करना था। देखिए मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ बहुत सारे लोग थे टीम के अंदर ना। नॉर्मली नजर आने वाले एक दो बंदे होते हैं, लेकिन एक पीछे उन बंदों के पूरा बैकग्राउंड है, पूरा सिस्टम है। और जितनी अच्छी कोऑर्डिनेशन फैसलाबाद के डिपार्टमेंट्स की थी, उसमें ज़िले इंतजामिया की, पुलिस की, फिर हमारे हेल्थ के उसमें अलाइड DHQ और गुलाम अहमदाबाद, और फिर जो हमारी DHA थी। मतलब कोरोना का कोई एक एस्पेक्ट नहीं था, उसकी प्रिवेंशन के अलहदा एस्पेक्ट्स थे, उसकी ट्रीटमेंट के क्यूरेटिव के अलहदा एस्पेक्ट्स थे। उसके बाद जो इलाके थे उनकी जियो टैगिंग, और फिर हमें ये देखना कि किस इलाके में ये लॉकडाउन बनना है, किस इलाके के कितने पेशेंट्स हैं, घरों के अंदर कितने पेशेंट आइसोलेट हैं। फिर हमें फ्लाइट्स 54 के करीब आई, उन फ्लाइट्स की स्क्रीनिंग करना, उनको स्टे करवाना। मतलब बड़ा एक लंबा चौड़ा काम था। हमारी 3 से 4 घंटे की नींद होती थी उसमें। उसके अंदर भी कभी कभी मतलब हम जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवलिंग करते थे तो उस ट्रैवलिंग के दौरान भी अपनी नींद पूरी करते थे कि अब यहाँ से अगर एयरपोर्ट जा रहे हैं तो चले पौने घंटे का रास्ता है, आधा घंटा गाड़ी में सो जाते थे। मतलब इस तरह के हालात थे। लेकिन ये बड़ी डेंजरस चीज थी डॉक्टर साहब। आप जब तक सोते नहीं है, इम्यून सिस्टम ठीक से काम नहीं करता आप। लेकिन बस अल्लाह ताला ने मतलब सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रहा, जितने लोग काम कर रहे थे हमारे साथ, अगर कोई कंप्यूटर पे बैठा डाटा एंट्री कर रहा था तो वो भी हमारे साथ उतना ही जाग रहा था कि वो डाटा, वो एंट्री, वो फिगर्स जिनके बगैर हम अगली प्लानिंग ही नहीं कर सकते, वो कंपाइल कर रहे थे, वो बच्चे भी उसी तरह लगे थे। फिर जो सैंपलिंग वाली टीमें थी, सबसे ज्यादा रिस्क पे वो थी कि जिन्होंने जाके मरीज के मुंह से वो सैंपल लेना है या नाक से सैंपल लेना है, वो तो 1 फुट का फासला भी नहीं रहता था उनका। लेकिन मैं उनको बहुत अप्रिशिएट करूंगा। शुरू में अलाइड हॉस्पिटल से हमने लिया जो स्टाफ था सैंपलिंग का, लेकिन फिर हमें महसूस हुआ कि ये स्टाफ सफिशिएंट नहीं है हमारे लिए। फिर हमने अपने THQ से RIC से जो लोग लैब्स के अंदर काम कर रहे थे वो सारे बुलाए। मतलब कहाँ 2-3 टीमें थी, फिर उसके बाद उन 10, 15, 14 टीमों पे हमने शिफ्ट किया। उनको लॉजिस्टिक प्रोवाइड करना, खाना पीना, मार्केटें सारी बंद थी, वो भी एक बड़ा मसला था। वो स्पेशल ऑफिस के अंदर खाना बनवाया कि जो लोग ड्यूटी कर रहे हैं वो यहाँ पे खाना खाएं आके दोपहर का। इसी तरह फिर उनको ट्रांसपोर्ट करना, फिर उनके लिए PPEs की अरेंजमेंट करना। स्टार्ट में PPEs की भी प्रॉब्लम बन रही थी कि अवेलेबल नहीं थे मार्केट में, लेकिन उसमें हमारी इंतजामिया ने इतना हमें सपोर्ट किया। फैसलाबाद की जो इंडस्ट्री है उन लोगों ने हमें इतना सपोर्ट किया, उन्होंने मंगवा के दी चीज़ें हमें। और मतलब गवर्नमेंट के लेवल से जो हमें चीज़ें आ रही थी वो, फिर उसके अलावा मैं कहता हूं कि हर लेवल के ऊपर हर तबके ने, ताजर बरादरी ने, हमारे लोगों ने उस वक्त बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और जिस वजह से फैसलाबाद के अंदर बड़ा एक मुनज़्ज़म किस्म का हुआ। उसमें एक हॉस्पिटल पहले हमने बनाया, जब हमने देखा कि इसकी कैपेसिटी बढ़ती जा रही है तो दूसरे हॉस्पिटल में, फिर एक वार्ड से दूसरा वार्ड, तीसरा वार्ड, स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज किया। इवन 550 बेड्स की कैपेसिटी हमारे पास थी फैसलाबाद के अंदर। और अल्लाह का शुक्र है कि इससे ओवर नहीं हुए हमारे पेशेंट ना। सीवियर पीक में भी जो जून में और जुलाई में जो पीक आई थी उसमें इतने नहीं गए। हमारी तैयारियां अब भी इंशाल्लाह कंप्लीट हैं हमें, क्योंकि हम वो एक खतरनाक किस्म का फेज गुजार चुके हैं जिसमें बेसरो सामानी की हालत थी। अब तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारी बहुत सारी चीजें डेवलप हो गई, बहुत सारी चीजों का पता चल गया। ऑक्सीजन, सेंट्रल ऑक्सीजन वाले बेड नहीं थे उस वक्त हमारे पास इतने, वो 40-50 के करीब बेड थे, लेकिन अब तो अल्हम्दुलिल्लाह 250-300 के करीब वो बेड्स हो गए जिनमें सेंट्रल ऑक्सीजन मिल रही। इसी तरह बाकी जितनी हमारी सैंपलिंग की थी, अब देखें कि दोबारा चूंकि यूके के अंदर एक नई उसकी वेरिएंट आ रहा शुरू हुआ है, तो जितने वो पैसेंजर्स आ रहे हैं उनकी दोबारा हमने एयरपोर्ट पे स्क्रीनिंग स्टार्ट की है जो यूके से स्पेशली आ रहे हैं। और अब तो उनको फिर दोबारा क्वारंटाइन करना पड़ेगा 7 दिनों के लिए, और 7 दिनों के बाद वो घर में भी 7 दिन क्वारंटाइन रहेंगे। उनकी टेस्टिंग भी होगी वहां पे। मतलब सारी चीजें चाह। फिर इसमें जो प्रॉब्लम बनी कि हम सिर्फ कोविड में अगर लगे हुए हैं तो जो बाकी वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेज हैं वो हमारी सफर कर रही थी। 3-4 महीने से बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं हो रही थी, पोलियो के कतरे नहीं पिलाए जा रहे थे। फिर स्पेशली टीमों को उस पर ट्रेंड किया कि किस तरह आपने बच्चों के साथ कांटेक्ट किए बगैर उनको वैक्सीन पिलानी है। वो पोलियो की कंपेन्स की अगस्त में की, जुलाई में की, मतलब जब पीक जा रही थी। लेकिन चूंकि
पोलियो ना पिलाने से नंबर ऑफ केसेस इंक्रीज होना शुरू हो गए थे कि वो बच्चे रिस्क पे आ कंट्रोल गए थे। करना बहुत मुश्किल। ओवरऑल कोरोना से बच्चों को इतना नुकसान नहीं होना था, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी बच्चों की परसेंटेज बहुत लो है, मिनिमम के करीब है। लेकिन जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस थी उनसे वो जो 10 बीमारियों का तहफ्फुज दे रहे थे, वो स्टेक जो था ना वो दाव पे लग गया था हमारा। फिर उसको साथ लेके चलें, कोविड को साथ लेके चलें। उसमें लोग डर रहे थे कि शायद जो टीमें आएंगी ये इनसे कोविड ना हमारे बच्चों को हो जाए। फिर वो टीमों की प्रोटेक्शन और उनको वो सारे एसओपीज बताए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने को 5 कैंपेन्स की हैं इस साल में भी कोविड के बाद। तो ये सारी चीजें कोविड के साथ साथ चली, उसमें लोगों ने बड़ा कोऑपरेट किया। और अब जब ये सेकंड लेयर आ रही है तो इसके अंदर हम बहुत ज्यादा ना रिलैक्स हुए हुए हैं। अब मेरा ख्याल है नागरा साहब भी इस बारे में बताएंगे कि जिन लोगों को कोविड हो रहा है 6 महीने तक उसके सिम्टम्स चलते हैं कम से कम। बिल्कुल। वो जो डेफिशिएंसी आ रही है, अगर किसी को मोशन लगे हुए हैं तो वो मोशन जीआईटी में उसको इफेक्ट हुआ है तो वो मोशन कंटिन्यू चल रहे हैं। अगर किसी को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है तो वो ऑक्सीजन के बगैर सांस ठीक ले रहा है, लेकिन चलेगा, एक्सर्शन होगी, फिर उसका सांस फूलेगा। वो तकरीबन इतना टाइम लग रहा है। जिनको मसल वीकनेस है, पट्टे दुख रहे हैं जिनको कोविड की वजह से, वो भी 6 मंथ ले रहे हैं। मतलब इतना टाइम लग रहा है। और जो अभी तक डिजीजेस और भी हैं जो उसके बाद हो जाते हैं, जो उसके बाद ये है ना कि एक अगर हमला कर रही है डिजीज आपके ऊपर तो दूसरी ऑटोमेटिकली उसको मौका मिल रहा है, बैक्टीरिया को भी और दूसरों को भी, कि ये आसान टारगेट बन गया। चलें जी, ये किस तरह से इसका ट्रीटमेंट मुमकिन हो सकता है या कौन से मसाइल हैं जो जन्म ले रहे हैं? डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे? ये भी सुनने में आ रहा है कि यूके में एक नया स्ट्रेन है जो कि जन्म ले चुका है। उस हवाले से भी जरा आगाह करें। और सुनने में आ रहा है कि मुल्क गिर वो लॉकडाउन करने जा रहे हैं। आपको याद होगा बुखर साहब, जब हमने पहला प्रोग्राम किया था हमने कहा था ये आरएनए वायरस है। बिल्कुल। इसकी मुख्तलिफ जीनोटाइपिंग है, एक नहीं है, ये आप याद करें। उसमें बिल्कुल आपने कहा था कि हेपेटाइटिस सी की वैक्सीन अभी तक नहीं बनी क्योंकि उसकी जीनोटाइपिंग भी बहुत है, उसमें वेरिएंट बहुत है। और ये भी कहा जा रहा है कि ये पहली आरएनए वैक्सीन है जो कि तैयार हो, ये तैयार हुई है। कुछ ये आपने पहले सवाल पूछा था बिलाल साहब से कि जी जो वैक्सीन है ये आरएनए बेस्ड है या कुछ और है। इसमें 2-3 किस्म की वैक्सीन पूरी दुनिया में बढ़ रही है। जो फाइजर वाली है ये आरएनए बेस्ड है, कुछ स्पाइक प्रोटीन बेस्ड है ताकि उनके कैसे कैसे एंटीबॉडीज बनते हैं। क्योंकि इसका अभी तक इस वायरस में तहकीक हो रही है, नई नई चीजें इवॉल्व हो रही हैं। जैसे हमने शुरू में कहा था कि यार ये पुराना वायरस है, अब इसमें म्यूटेशन होकर कोविड-19 बन गया और ये मजीद भी इवॉल्व हो सकता है। मजीद इससे वैसे जीनोटाइपिंग इसकी इवॉल्व हो सकती है। हो सकता है जो वैक्सीन हो वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो, जहां ना इफेक्टिव नई जीनोटाइप के लिए ना हो, नई म्यूटेशन के लिए ना हो। तो उसमें यही जरूरी है, सबसे बेहतर है बचाव, कि हम बचें, हम अपने आप को सेफ रखें, सफाई रखें, हैंड वॉशिंग है, सोशल डिस्टेंसिंग है। तो अपने माइल्ड सिम्टम पे अपना इलाज रखें, अपने घर में अपने आप को आइसोलेट करके, ताकि दूसरे लोग तो बच जाएं। अगर अलामात ज्यादा हो, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाए तो हॉस्पिटल आ जाएं ताकि वक्त पे हम उसको मैनेज कर लें। जब ये क्रिटिकल हो जाता है तो इसमें आउटकम बहुत कम है। पेशेंट वेंटिलेटर पे चला जाए तो आउटकम पूरी दुनिया में अल्लाह का शुक्र है। अब हमने जो किया है कि हम हाई फ्लो नेजल कैनुला मैक्सिमम कहते हैं कि यार इसमें डबल ऑक्सीजन करके वेंटिलेटर से जितना बच सके बचाते हैं ताकि उसके फेफड़े या उसका लंग्स डैमेज ना हो। वेंटिलेटर को भी सही तरीके से चलाते हैं ताकि जो उसका पुश है वो इतना ज़्यादा ना ताकि उसके लंग्स डैमेज हो जाए। रही बात जो आपने कही कि यार इसका इलाज और पोस्ट जिसमें है कि एक बंदा अगर सफरर है तो उसके लंग्स बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। अगर उसको डायबिटीज़ है, हमारे यहाँ देखें अगर आपको मैं डाटा दूँ, हमारे पास 70% लोग वो हैं जिनके साथ और बीमारियां हैं, जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको डायबिटीज़ है, ट्रिगर करती हैं, ट्रिगर वो वर्स हो जाती है, उनका कंट्रोल वर्स हो जाता है। और कई लोगों का हमने स्टडी शुरू की है, कई लोगों को डायबिटीज डेवलप हो गई है इसके बाद जो ड्यूरिंग। कई लोगों के हार्ट की जो मेडिसिन है उस इनइफेक्टिव हो गई, उनको ज्यादा देनी पड़ गई। और कौन सी डायबिटीज ये डेवलप करता है? टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज, यस, क्योंकि इसमें दोनों हो सकती हैं, क्योंकि अडल्ट में ज्यादा है। अब अडल्ट में टाइप 1 नहीं होती, वो बच्चों में होती है। लेकिन इसमें अगर उसका जो उसकी इंसुलिन प्रोडक्शन कम हो जाती है तो वो जो कॉम्प्लिकेट हो जाती है। टाइप 2 टाइप 1 दोनों आ सकते हैं कि उसका पैंक्रियाज भी डैमेज हो सकता है, आइलेट सेल भी डैमेज हो सकते हैं और पैंक्रियाज से ये इंसुलिन निकलती है। इसी तरीके से जो उसके रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, जो उसके लंग्स डैमेज होते हैं, वो सेकेंडरी हार्ट को अफेक्ट करते हैं। जो राइट हार्ट होता है, जिसमें स्मोकर्स हैं, जैसे जिनको होती है ना खांसी मुस्तकिल डैमेज हो जाए तो राइट हार्ट पे स्ट्रेन पड़ता है।
वो जब राइट हार्ट पे स्ट्रेन पड़ता है तो बंदे को सांस कितनी लंबे अरसे तक रहते हैं, वो लेफ्ट वेंट्रिकल इस तरीके से हार्ट फेलियर वर्स हुआ है, डायबिटीज वर्स हुई है। तो ये चीजें हैं कि इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल, In any इस पे case- सर मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद, ब्रेक का वक्त हो गया है, तो नाज़रीन ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आप, जो नई स्ट्रेन है उसके हवाले से भी थोड़ा सा बताएं कि अगर अभी तो कंसिस्ट किया है इन्होंने इसको यूके के अंदर ही, अगर ये बाहर निकलती है दुनिया भर के अंदर फैलने के चांसेस तो मौजूद हैं, तो ये कितना नुकसान पहुंचा सकती है? ये ऐसे ही है कि जैसे एक वायरस है, उसके खिलाफ हम जंग लड़ते हैं, एक नया वायरस आ जाए, जब उसमें कोई तब्दीली आ जाए, जो हमारी एक नया कमांडो आ जाए, तो क्या हमारी वैक्सीन उसके खिलाफ चलती है कि नहीं है, ये हमें अभी देखना पड़ेगा। अभी हमारे पास आती है जो हम पीसीआर जो करते हैं, जब वो जो यूके वाले पीसीआर करते हैं, क्या अभी उनकी तहकीक इस पर नहीं हुई, क्या ये इसकी जीनोटाइपिंग चेंज हुई है या नया वायरस है, या इसमें क्या चेंजेस आएंगे, उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग होगी तो पता चलेगा कि कौन सी जीनोटाइपिंग है, कौन सा इसमें है। जैसे इसकी पहले थी कि जीनोटाइपिंग है, जैसे दूसरे वायरसेस में होते हैं 1 2 3, उसी हिसाब से हम देखते हैं। फिर उसकी विरुलेंस, किस जीनोटाइप की विरुलेंस ज्यादा है, विरुलेंस कहते हैं कौन सा वायरस ज्यादा डैमेज करता है, किस जीनोटाइपिंग पे कौन सी एंटीवायरल इफेक्ट करती है। तो ये जैसे पहले कहते थे कि ये एफडीए ने या डब्ल्यूएचओ ने कहा रेमडेसिविर जो है इसमें थोड़ा सा इसका इफेक्ट है, जो अच्छा इफेक्ट है, अगर इनिशियली लग जाए तो भी हमें इसका अभी तो हमारे यहाँ तो भी इसमें अब तहकीक होगी, जब वो तहकीक करके कहेंगे कौन सी जीनोटाइपिंग है, क्या इसमें वेरिएशन हुई है, कौन सा है, तो उस हिसाब से हमें भी उसको देखना पड़ेगा कि हमने क्या करना है, तो क्या क्या इसमें। बिल्कुल, ये आने वाले दिनों में इस हवाले से जो है वो स्ट्रेटजी बनेगी। हमारे साथ डॉक्टर बिलाल भी मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब, आपकी जर्नी कैसी रही कि ये जो कोविड के डेज थे, कितने सिम्टम्स आपको आए और किस तरह से वो दिन गुजारे आपने, अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर किस तरह से किया, क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की, मेडिकेशन क्या ली? मैं चाहता हूँ आप बताएं, क्योंकि लोग जो हैं वो जो देख रहे हैं उनको भी पता चले कि डॉक्टर साहब ने किस तरह से ट्रीट किया। बिल्कुल है ना, इसमें मेरा जो एक्सपीरियंस था ना वो ये था कि अल्लाह का शुक्र है कि मुझे इतने सीवियर सिम्टम्स नहीं आए। मुझे 3-4 दिन फीवर और बॉडी एक्स तो बहुत ज़्यादा थी, और इसलिए मैंने टेस्ट करवाया कि यूजुअल रूटीन से ज़्यादा बॉडी एक्स थी और वो फटीग जो थी। अच्छा, उसमें वो चौथे 5वें दिन फीवर फ्री हो गया था मैं, लेकिन बॉडी एक्स और पेन ने तकरीबन 6 महीने पूरे लिए ना सेटल होने। 6 माह तक का वो इतना टाइम लेता है, बंदा अपनी रूटीन में वापस आ जाता है, बट वो फटीग और वो साथ साथ चलती हैं चीज़ें सारी। अच्छा, अब उसके अंदर जो हमारी पहली वेव थी, उस वेव के अंदर बल्कि मैं सर से भी करूंगा कि हमने ये देखा कि कोविड के साथ कोविड अकेला नहीं था, एंटेरिक बहुत था। टाइफाइड के केसेस भी बहुत ज़्यादा थे, मतलब इवन मुझे भी एंटेरिक पॉजिटिव आया उसमें, जो मैंने उसका सेंसिटिविटी टेस्ट करवाया तो वो भी साथ पॉजिटिव था और कोविड भी पॉजिटिव था। इसी तरह और बहुत सारे जो दोस्त मेरे साथ इस तरह शेयर करते थे कि जी हमें है, तो मैं साथ उनको ये रिक्वेस्ट करता था कि यार साथ एंटेरिक का भी कराएं, बिकॉज पंजाब में इतने नहीं लेकिन सिंध के अंदर तो एक टाइफाइड की पूरी आउटब्रेक थी कोविड से पहले, और वो भी ड्रग रेजिस्टेंट टाइफाइड था और बाकायदा उसके ऊपर भी रिसर्च चल रही थी। अब देखें, एक कंपेन सिंध में टाइफाइड की हो चुकी है जो वैक्सीन की थी, और अब दुनिया की सबसे बड़ी कंपेन पंजाब में लॉन्च हो रही है वैक्सीन की फरवरी में, जिसमें हम 9 माह से लेके 15 साल तक के बच्चों को टाइफाइड के हिफाजती टीके लगाएंगे। और ये WHO ने ये सारी जो स्टडीज आई, सेंटिनल सर्वेलेंस सेंटर, जिस तरह अलाइड हॉस्पिटल हमारा है, मतलब 4 पंजाब में अगर हैं सेंटर तो उनमें से एक अलाइड हॉस्पिटल हमारा सेंटर है जो सेंटिनल सर्वेलेंस कर रहा है टाइफाइड की भी। तो ये सारा डाटा जब इकट्ठा किया तो उसमें ये कोविड वाले डेज का डाटा भी था और पहले भी पिछले साल का डाटा भी था। तो WHO इस चीज़ पे एग्री हुआ कि ठीक है जी, हम पाकिस्तान में जो है वो टाइफाइड की एक जो कंपेन है उसको स्पॉन्सर करते हैं गवर्नमेंट की मदद से। अब ये फरवरी में इंशाल्लाह कंपेन लॉन्च कर रहे हैं और ये भी कोविड के साथ साथ चला है टाइफाइड भी। मैं वही बता रहा हूँ कि एक चीज़ में अगर हम हुए हैं तो दूसरी चीज़ों को मौका मिला है हमें। तो वो एक महाज जो कोविड वाला था उस पर तो लड़ ही रहे थे हम, लेकिन हमें दूसरे महाज पे भी लड़ना पड़ा और मैन पावर हमारी उतनी थी, मैन पावर नहीं बढ़ी उसमें, टास्क बढ़ गए। हाँ, मैन पावर उतनी, टास्क बढ़ गए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बहुत हौसले से लोगों ने काम किया। देखिए, हम शायद लोगों की 100% एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर सके, लेकिन
हमने 80+ एक्सपेक्टेशंस पूरी की उसमें। मतलब एक ही बंदे को अगर आप एक टाइम में 10 काम देंगे तो वो 10 में से 6 या 7 काम तक तो कर लेगा, 8वां 9वां 10वां काम में कुछ ना कुछ रह जाएगा। तो इस वजह से शायद लोगों को उन दिनों में शिकायतें भी रही कि जी हमें देखा नहीं जा रहा सही, या ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, मतलब बहुत सारी कंप्लेंट्स भी हैं। लेकिन ओवरऑल नंबर ऑफ कंप्लेंट्स कम थे, उसमें सेटिस्फेक्शन लेवल ज्यादा था लोगों का। उसमें तमाम के तमाम डिपार्टमेंट्स जो थे, देखिए टीचिंग डिपार्टमेंट है, उसका क्या काम है कोविड के अंदर, लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट भी हमारे साथ था। मसलन अगर हम जहाज में से मुसाफिरों को उतार रहे हैं तो एजुकेशन वाले ड्यूटी दे रहे हैं, वहां पे बेंच लगा के बैठे उनका डाटा बना रहे हैं। अली अहमद सियान जो कि सीईओ एजुकेशन है, हर महाज पे आपके साथ बिल्कुल मैं वही बता रहा हूं। अगर क्वारंटाइन के अंदर हमारी पुलिस की, डॉक्टरों की ड्यूटी लगी हुई है तो वहां पे भी वो जो एंट्री कर रहे हैं वो उनके लोग बैठे हुए हैं साथ। मतलब कोई महकमा ऐसा नहीं था कि जिसने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। बिकॉज देखें, जब जंग होती है तो फिर वो चाहे मजदूर है, चाहे मिल ऑनर है, चाहे सिपाही है, चाहे डॉक्टर है, वो सबके साथ ही वो सारे मुजाहिद है जंग के। तो इस तरह ये वो जंग थी जो असले के साथ नहीं लड़ी गई, जो जरासीम के साथ लड़ी गई, जो नजर भी नहीं आ रहा था, जिसका हमें और ये वो दुश्मन था जो नजर नहीं आता था, और इसके पास कितने डिफरेंट हथियार मौजूद थे ये भी हमें, और ये भी नहीं हम कह सकते थे कि ये किस पे अटैक कर रहा है और किस पे नहीं कर रहा। बिल्कुल, तो किसी को पता ही नहीं था कि मुझे हो जाना। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे थे जो घरों से निकले ही नहीं, जिन्होंने लॉक लगा लिया और हर दफा स्टरलाइजेशन करते रहे, ऑनलाइन चीजें मंगवाई और उनको हो गया डॉक्टर साहब, और उनको हो गया। बहुत सारे लोग थे ऐसे कि हम फ्रंट लाइन पे फिरते रहे। मतलब 3 महीने के बाद जाके मेरा जो है वो टेस्ट पॉजिटिव आया। हमने मार्च, अप्रैल, मई सारे 3 महीने गुजारे, तो वो मतलब ऐसे भी हुआ। हाँ, मतलब अल्लाह का शुक्र है कि वो इतनी सिवियरिटी में नहीं हुआ। तो इसलिए इसकी तो कोई हमें आगा पीछा ही नहीं समझ लग रहा वायरस का कि ये अटैक किधर से कर रहा है। अच्छा, अभी क्या सूरत हाल है, कितने के केसेस हैं फैसलाबाद के? फैसलाबाद में भी तकरीबन 400-450 एक्टिव केसेस हैं। एक्टिव? जी, मैंने उन्होंने बताया था ना कि तकरीबन 300 के करीब हमारे जो केसेस हैं, 350 वो होम आइसोलेशन पे हैं। एक्टिव केस 15 डेज का टाइम या उसका टेस्ट नेगेटिव आ जाए तब वो उसमें से निकलता है। जब तक वो पॉजिटिव उसका टेस्ट है वो एक्टिव केस गिना जाएगा। बिल्कुल। तो वो जूं ये टाइम आउट होता जाता है। लेकिन ये देखें ना कि डेली बेसिस पे उसमें एंटर हो रहे हैं, कभी 30 आ रहे हैं, कभी 40 आ रहे हैं, कभी 50 आ रहे हैं। अगर वो 50-15 दिन पूरे करके या टेस्ट नेगेटिव करके निकल रहे हैं तो 50 अगले दिन नए एंटर हो रहे हैं। तो इसलिए वो एक पीक पे जाके वो एक लाइन, स्ट्रेट लाइन पे आ गए हैं हम, कि उससे ना ऊपर जा रहे हैं ना नीचे जा रहे हैं। दिसंबर, जनवरी नॉर्मली हमारे ऐसे माह हैं जिनके अंदर कॉमन कोल्ड या फ्लू जो है ये एक उसका नेचुरल सीजन है। इसमें नॉर्मली होता है हमारी पॉपुलेशन को नंबर ऑफ ARI केसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा इंक्रीज करते हैं ना। मतलब ये 2 महीने, जिस तरह आप अगर मार्च अप्रैल के अंदर जाएं तो उसमें चिकन पॉक्स और ये सारा आ जाता है। वो फिर उसके बाद आगे डायरिया का सीजन आ जाता है। फिर उसके बाद अगस्त, जुलाई, अगस्त में डेंगू का सीजन। मतलब मौसम की वेरिएशन के साथ साथ ये चीजें आती है। तो अब ये वायरस जो होता है इसको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है, वो जिस मौसम के अंदर उनको मिलता है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर उसमें बढ़ना शुरू कर देते हैं। टेम्परेचर की सारी बातें इस वायरस ने गलत कर दी। इसमें क्या है क्या नहीं हमें नहीं पता। पहले था ना, चलें जी डॉक्टर साहब, इस हवाले से मजीद गुफ्तगू करेंगे, किसी दिन मजीद एक और सेगमेंट रखेंगे क्योंकि वक्त अब थोड़ा है। तो बहुत शुक्रिया हनीफ साहब आज के शो में आने के लिए। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया आज के शो में आने के लिए। आपको कोविड के दिनों में भी जब बुलाते थे और वैसे भी बुलाते थे आप आते थे। तो सलाम है आप डॉक्टर्स को जिन्होंने हमारी कौम की इतनी खिदमत की इन दिनों के अंदर। बहुत शुक्रिया आज के शो में आने के लिए। तो नाज़रीन, इसी के साथ ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी बेहतरीन हो तो उसके लिए आपकी ड्रेसिंग और इसके साथ साथ हेयर स्टाइल बेहतरीन होना जरूरी है। मेरा हेयर स्टाइल प्राइम हेयर क्लब की तरफ से बनाया गया है। हमारा फेवरेट सेगमेंट किचन स्टार्ट हो चुका है, लेकिन किचन में जाने से पहले मैं फिर से आज का सवाल आपसे पूछता चलूं कि फैसलाबाद के किनार रोड पे कितने अंडरपासेस मौजूद हैं। सही जवाब देने वाले जो खुश नसीब होंगे उन्हें बुलेवार्ड मॉल की तरफ से वाउचर्स फराहम किए जाएंगे। और इसके साथ साथ
ऐसी खवातीन जो ब्यूटी को लेकर कॉन्शियस होती हैं, उनके लिए भी हमने ड्यू कॉस्मेटिक्स की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स रखे हैं। तो जो खवातीन वो गिफ्ट हैम्पर्स जीतना चाहती हैं, अपने मोबाइल को उठाएं और टेक्स्ट को टाइप करके उस नंबर पे सेंड करें जो कि आपकी स्क्रीन पे दिया जा रहा है। तो हमारा सेगमेंट किचन स्टार्ट हो चुका है। चलते हैं किचन में और देखते हैं कि आज हमारे शेफ यूके हमें क्या बना के खिला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ, कैसे हैं आप? सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक जनाब। क्या बना रहे हैं आज? तो काफी ज्यादा रेसिपीज यहाँ पे पड़ी हैं और इंग्रेडिएंट्स भी काफी ज्यादा हैं। क्या बन रहा है आज? आज सर मुगलाई कोरमा बन रहा है। मुगलाई कोरमा तैयार किया जा रहा है, यानी मुगलों के दौर का कोरमा आज तैयार किया जाएगा, जो पहले के लोग ज्यादा लाइक करते थे। हाँ, और हमारे यहाँ तो कुछ कल्चर भी इस तरह का है ना कि इस तरह की ट्रेडिशनल डिशेस जो हैं इसको बड़ा लाइक किया जाता है। तो जनाब मैं चाहता हूँ कि आज आप बताएं कि इसको रेसिपी क्या होगी, घर पे किस तरह से इसे तैयार कर सकते हैं? इसकी सर ये रेसिपी है, ये ना मिलेगा और प्याज, ऑनियन। ठीक है, मिल्क और ऑनियन को हमने ग्राइंड कर लिया सर। नहीं, पहले इसको उबालेंगे, उबालने के बाद फिर इसके बाद ग्राइंड करें। इसकी ग्रेवी वाइट कोरमे की बनेगी, ठीक है। उसके बाद हम योगर्ट डालेंगे, पहले पैक क्रीम है, अगर फ्रेश क्रीम है आप जो आपके पास अवेलेबल है वो डाल सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ड्राई नट्स है, पीनट है, आलमंड है, कैशनट है, ये हम उबाल के रखेंगे ताकि हाँ लास्ट टाइम हम इसको डालेंगे। फिर हल्का सा इसका टेस्ट है, क्रैश चिल्ली हल्की सी है, व्हाइट पेपर है और जीरा और साल्ट। ठीक है, ये तो इंग्रेडिएंट्स हैं। जी। हमारे पास कितना चिकन मौजूद है? उस चिकन के लिए कितनी कितनी क्वांटिटी इसकी चाहिए होगी वो भी बताएं साथ। ये सर हमारे पास हाफ केजी चिकन है, हम इसमें ये 1 स्पून डालेंगे। ठीक है, जो हमारा जो ग्रेवी तैयार हुआ ना वो हम 1 स्पून इसमें डालेंगे। उसके बाद हम हाफ जोगर्ट डालेंगे, लास्ट पे जोगर्ट डालेंगे। ठीक है, और मिले पैक क्रीम जब चिकन हमारा तैयार हो जाएगा उसके बाद डालेंगे। उसको अच्छी तरह बुनाई करके उसके बाद हम इसमें टेस्ट लगाएंगे। जो लास्ट पे होगा वो हमारा ड्राइनेस्ट होगा, अगर पहले डालेंगे तो वो सर ब्लैक हो जाएगा, वो अंदर ही यानी कि ना टूट जाएगा। ठीक है, तो इसकी रेसिपी क्या होगी, किस तरह से तैयार किया जाएगा ये भी आपसे पूछूंगा, लेकिन पहले ये बताएं कि इसे किस में तैयार किया जाएगा, गोल्डन कुकिंग ऑयल में या गोल्डन घी के अंदर? सर गोल्डन कुकिंग ऑयल में तैयार किएंगे जनाब। गोल्डन कुकिंग ऑयल में इसे तैयार किया जाएगा। गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों का यह कहना है कि इसे कुदरती अज्जा से हफ्जाने सेहत के असूलों के आइन मुताबिक तैयार किया जाता है, जिसके अंदर विटामिन का ब्लेंड भी मौजूद है। विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई इसके अंदर मौजूद है। विटामिन ए आपके विजन को क्लियर करता है, विटामिन डी आपकी कैल्शियम अब्जॉर्प्शन, और विटामिन ई जो है आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए, हेयर फॉलिकल्स के लिए बहुत मुफीद विटामिन है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके खानों की लज्जत को 4 चांद लगाए जाएं, उसके लिए आपको बाजार में जाते सबसे पहले गोल्डन कुकिंग ऑयल की डिमांड करनी होगी। तो जनाब आगे बढ़ते हैं। तो मैं चाहता हूं रेसिपी को स्टार्ट करें, साथ साथ बनाएं और साथ साथ ऑडियंस को बताएं कि आज जो है वो किस तरह से हम मुगलाई कोरमा तैयार करेंगे। तो जनाब जैसा कि आप देख सकते हैं कितना ऑयल हमने हंडिया के अंदर लिया, 1 चम्मच होगा। ऑयल कम इस्तेमाल करना। इसको हमने सिर्फ गार्लिक और ऑयल में इसको अच्छी तरह ना सोते करना है। ठीक है, इसको चिकन को अच्छी तरह फ्राई नहीं करना, अगर फ्राई करेंगे तो फिर वो रोस्ट हो जाएगा। ये हम इसको ना इसी ऑयल के अंदर यानी कि बुनाई करेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे ग्रेवी की तरफ, ग्रेवी डाल के इसको अच्छी तरह बनाई करेंगे। अच्छा, जब चिकन को हम अब फ्राई करेंगे, फ्राई करने के साथ इसी के अंदर ग्रेवी बनेगी या ग्रेवी अलग से बनाएंगे? नहीं सर, चिकन जब तैयार हो जाएगा उसके बाद हम ग्रेवी डालेंगे। ग्रेवी डाल के अच्छी तरह इसको बनाई करेंगे। फिर हम आ जाएंगे टेस्ट की तरफ, ताकि टेस्ट अगर कच्चा रहेगा सर वो नुकसान है। बिल्कुल, ग्रेवी के अंदर ही हम टेस्ट डाल के ना उसकी तरफ बुनाई करेंगे। फिर आ जाएंगे जोगर्ट की तरफ, जोगर्ट डालेंगे, मिले पैक क्रीम डालें, जो हमारे ऊपर गार्निश होगी उसको अच्छी तरह तैयार करके हम रखेंगे। उसके बाद हम सारा बिल्कुल ठीक है। तो मैं चाहता हूं आप इसे रेडी करना स्टार्ट करें और जो है वो चिकन को अब डाला जाएगा इसके अंदर, इसे भुना जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि चिकन के जो साइज होता है वो भी नॉर्मली हो, वो घर के रेट जरूरी नहीं है कि आप बोनलेस चिकन लें या फिर दूसरा चिकन लें। नहीं सर, वो नो इशू। आप घर में बनाना होता है तो हम इससे बार घर में पता क्या करने सर, वो ना पहले चिकन को अच्छी तरह भूनते नहीं है, पकाई नहीं करते, कच्चा रह जाता है। जी, टेस्ट नहीं आता। प्याज में हो गया या कोई और चीज में आप बनाएंगे तो इसकी अच्छी तरह बुनाई हो जाएगी ताकि चिकन अंदर से अच्छी तरह पक जाए। उसके बाद हम ग्रेवी डालेंगे, ग्रेवी का अपना टेस्ट आएगा, चिकन का अपना। इसके साथ ड्रिंक्स अगर लेनी हो तो कौन सी ड्रिंक ले सकता है? लेमनेड होगा या फिर? नहीं सर, लेमनेड होगा, सब लेमनेड होगा। जी ठीक है। अच्छा, घर के अंदर वो मिंट मार्गरेटा भी आजकल लोग बनाते हैं ना? जी सर। तो वो अगर बनाना हो तो उसकी क्या रेसिपी होगी? उसकी रेसिपी होगी सर, आप सबसे पहले लेंगे मेथ लेंगे, पतीना, उसको हम अच्छी तरह ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने के बाद उसमें रखेंगे। उसके बाद हम को ड्रिंक जो मर्जी उसमें डाल सकते हैं, स्प्राइट डाल लें, 7 अप डाल लें। उसके बाद हम उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और आइस ऐड करेंगे। ठीक है। तो उसमें जो है ना आइस बहुत ज्यादा होती है सर।
अच्छा, वैसे आइस तो आजकल मैं नहीं रिकमेंड करूंगा कि आइस वाले जूसेस जो है वो मार्केट में उसकी वजह ये है कि कोविड के केसेस बढ़े हैं, गला खराब नहीं करना चाहिए आपको। तो आप बनाएं जनाब जी। दूसरी जानब हमारे यहाँ शहर की अगर बात की जाए तो दिन ब दिन जैसे आबादी बढ़ रही है, आबादी के तनासुब के बढ़ने के साथ साथ बहुत सारे मसाइल हैं जो कि खास तौर पे बढ़ते चले जा रहे हैं ट्रैफिक के, और ट्रैफिक के मसाइल बढ़ने की वजह से बहुत सारे लोग परेशान भी है। गाड़ियों की लंबी कतारें जो है वो चौकों चौराहों में लगी हुई नजर आती हैं। बहुत सारे हमारे शहरी इसमें वो भी इन्वॉल्व होते हैं। वो किस तरह से अगर 100 बंदे हैं, 100 में से अगर 10 भी ट्रैफिक वायलेशन कर रहे हैं, कवानीन की पाबंदी नहीं कर रहे, तो वो भी उस ट्रैफिक जो है ब्लॉक करने का सबब बन रहे होते हैं। और इसके साथ साथ हमारे यहाँ बहुत सारे ट्रैफिक सिग्नल्स भी खराब हैं, जिनके अंदर अगर कचहरी बाजार चौक की बात की जाए, अमीपुर बाजार की चौक की बात की जाए, चनाब चौक की बात की जाए, और इसके साथ साथ शहर के बहुत सारी अहम शाहराएं हैं जहां पे ट्रैफिक सिग्नल जो है मुकम्मल तौर पे गैरफाल हो चुके हैं। उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं हमारे ट्रैफिक वार्डन्स को। ट्रैफिक वार्डन्स वहां पे ड्यूटी सर अंजाम दे रहे होते हैं, और 12-12 घंटे वहां पे जब ड्यूटी सर अंजाम देते हैं, वो काम जो कि एक सिग्नल से लिया जा सकता है, वो अपनी ड्यूटी वहां पे परफॉर्म करके ट्रैफिक के हालात को और मामूलात को बेहतर बना रहे होते हैं। ट्रैफिक के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद होंगे चीफ ट्रैफिक ऑफिसर है हमारे शहजादा उमर अब्बास साहब। वेलकम करते हैं जनाब आपको शो के अंदर, और बड़े अरसे बाद आपकी पकड़ हुई है, बड़ी मुश्किल से आप आज काबू आए हमारे, और यहाँ पे आज मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे मजीद गुफ्तगू करेंगे। अच्छा सर, पहले तो ये बताएं कि हमें पता चला है कि पहले तो ट्रैफिक वार्डन्स की तादाद उतनी नहीं है जो कि आबादी को कंट्रोल करने के तनासुब के हिसाब से होनी चाहिए। वो आपको कितने ट्रैफिक वार्डन्स और चाहिए होंगे? और ओवरऑल अगर कंडीशन की बात की जाए, ट्रैफिक बहुत बढ़ चुकी है हमारे शहर की, इसे कंट्रोल करना दिन ब दिन मुश्किल होता चला जा रहा है, क्या स्ट्रेटजी लेके आए हैं आप? थैंक यू अनान, आपको और आपकी टीम का आज आपने मुझे बुलाया। जैसे कि आपने कहा खुद से कि जो हमारी प्रेजेंट स्ट्रेंथ है ये बेसिकली कैलकुलेट हुई थी 2007 के अंदर, और 2007 की आबादी और ट्रांसपोर्ट के रश के हिसाब से इट टर्न्ड आउट के 1300 प्लस कुछ बंदे हमें सैंक्शन स्ट्रेंथ मिली। आउट ऑफ दोज 1300 प्लस हमारे पास एट द मोमेंट तकरीबन 1000 काम कर रहे हैं। सो वी आर रनिंग 25% शॉर्ट, और ये 25% शॉर्ट जो है ये 2007 के फिगर्स के ऊपर है। और जिस तरह की हमारी आबादी बढ़ती जा रही है, एंड जो उस टाइम के यंगस्टर्स थे अब वो तकरीबन एडल्ट्स हैं, सब ने गाड़ियाँ भी ले ली हैं, सब ने मोटरसाइकिल्स भी ले ली है। सो आप अंदाज़ा लगा लें कि एट प्रेजेंट वी डोंट इवन हैव द आइडिया कि हम कितना शॉर्ट जा रहे हैं। यानी ये आप 13 साल पहले के फिगर्स बता रहे हैं, अभी तो उससे कहीं ज्यादा चाहिए होंगे। यस, अब प्रोग्रेसिव नेशंस हमेशा मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम अपने कैलकुलेशंस को रिवाइज करते हैं और फिर उस हिसाब से अपने नए फिगर्स देते हैं, लेकिन हमारे पास अनफॉर्चुनेटली 2007 की स्ट्रेंथ भी इवन हमारे पास कंप्लीट नहीं है। अच्छा सर, इसके साथ साथ हमारे जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं जो कि रोड के ऊपर खड़े होकर मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल्स खराब होते हैं, खुद ड्यूटी दे रहे होते हैं, वहाँ पे ट्रैफिक के मसाइल को हल कर रहे होते हैं, कभी इंतजामिया के साथ सर आपने कोलैबोरेशन नहीं किया कि कम से कम ये ट्रैफिक सिग्नल्स तो बेहतर होने चाहिए? आपके जो वार्डन्स वहाँ पे 2-2, 4-4 खड़े होकर ड्यूटीज दे रहे होते हैं, वो कहीं और पे भी ड्यूटी दे सकते हैं। वसाइल कम है लेकिन इंतजामात को बेहतर किया जा सकता है इस तरीके से। इसके हनान दो एस्पेक्ट्स हैं, मतलब क्योंकि मुझे अभी रिसेंटली कोई अराउंड 2 वीक्स हुए हैं आए हुए, और हमारे प्रीडिसेसर्स जितने भी थे उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी वर्क करा है। अनफॉर्चुनेटली वाइल ट्रैफिक मैनेजमेंट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो ट्रैफिक लाइट्स की मैनेजमेंट है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसीलिए मैं कह रहा हूं सर कि कोलैबोरेशन किसी के साथ उनको बिकॉज मैंने तकरीबन फैसलाबाद में कोई 11 मंथ्स हो गए हैं डिफरेंट कैपेसिटीज में सर्व करते हुए, तो जहां पे हमें अप्रिशिएट करने की जरूरत है, इन द लास्ट 11 मंथ्स बहुत सारे ट्रैफिक सिग्नल्स जो कि डिसफंक्शनल थे काफ़ी टाइम से, वो अब दोबारा से ऑनलाइन हो गए हैं, दे आर वर्किंग। जिस तरह आपने पॉइंट आउट किया कि बहुत सारे जगहों पे अभी भी एफर्ट्स की ज़रूरत है, रिपेयर की ज़रूरत है, एंड हम क्लोज कोलैबोरेशन में उनके साथ हैं, कोऑर्डिनेशन में उनके साथ हैं। ऑब्वियसली क्योंकि एक ब्यूरोक्रेटिक हमारे लिए एक प्रोसीजर होता है, वी हैव टू राइट टू देम, और फिर उसके बाद नेक्स्ट फ्यू वीक्स या एक वीक में इंशाल्लाह ये आपको तमाम ट्रैफिक सिग्नल्स जो हैं इंशाल्लाह ये वर्किंग कंडीशन में मिलेंगे, जो कि हमारे लिए कम्बरसम या ट्रबलसम पॉइंट जो होता है वार्डन्स के लिए कि डिस्पाइट द ट्रैफिक सिग्नल्स ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन कह लें या सिविक सेंस कह लें, फिर भी हमें एक ट्रैफिक सार्जेंट या ट्रैफिक ऑफिसर नहीं, हमें 2-3 लगाने पड़ते हैं,
बिकॉज एवरीबडी सीम्स टू बी इन हरी, ना उसने ज़ीब्रा क्रॉसिंग का एहतराम करना है, ना उसने रेड लाइट के लिए रुकना है। सो डिस्पाइट ऑल दोज ट्रैफिक लाइट्स के वो वर्किंग कंडीशन में हो भी, फिर भी वी हैव टू डिप्लॉय आवर मैन पावर। उसके लिए जिस तरह प्रीवियसली चल रहा था, वी आर होपिंग कि हम कोई सिविक सेंस या एजुकेशन इन फैसलाबाद के लोगों के अंदर इंस्टॉल कर सकें। हमारे स्पेशल एजुकेशन एक विंग है जो कि मतलब कोशिश करता रहता है। लास्ट फ्यू वीक्स बैक उन्होंने ये 2-3 दिन बैक उन्होंने जहां इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर पैम्फलेट्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए और गाहे बगाहे लोगों को आगाही भी दी कि जनाब यू हैव टू फॉलो ऑल दीज रूल्स हैं। होपफुली इंशाल्लाह वी आर पुटिंग आवर एफर्ट्स। अच्छा, एक तो होता है ना कि लोगों को अवेयरनेस ना हो, यहाँ पे ये भी देखने को आता है कि अवेयरनेस होती है, इसके बावजूद भी कवानीन का एहतराम नहीं किया जाता और ऊपर से जब ट्रैफिक वार्डन चालान करता है तो उससे लड़ते हैं, हालांकि उसने चालान ठीक किया होता है पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत, इसके बावजूद लोग लड़ते हैं उनसे कि आपने चालान क्यों किया। ये अवेयरनेस भी थोड़ी सी लानी चाहिए लोगों में। जिस तरह आपने खुद कहा, मतलब माशाल्लाह एजुकेशन लेवल हमारे सबका बहुत अच्छा है एंड मेरा अपना पर्सनल ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि अच्छे और बुरे की तमीज़ अल्लाह ताला ने हमारे अंदर खमीर में हमारे रखा हुआ है। सो किसी को आपको बताने की जरूरत नहीं है कि ये झूठ बोलना गलत बात है, चोरी करना गलत बात है, एवरीबडी नोज दिस। और हम असल में जो ट्रैफिक की वायलेशंस हैं, हम इसको कोई क्राइम या कोई वायलेशन समझते ही नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हमें पता नहीं कोई हमारे सेंस ऑफ ईगो को ये कोई बूस्ट करता है कि जी मैं रेड लाइट तोड़ के आया हूँ, मैं 1 वे वायलेशन करके आया हूँ। अभी मेरे साथ, आप तो वार्डन की बात करें, 2-3 दिन पहले डी ग्राउंड में मेरे साथ खुद हो चुका है कि एक भाईजान जो है वो रॉन्ग वे पे आ रहे हैं और मैंने उनको रोकने की कोशिश की तो अव्वल तो वो रुका नहीं, मेरे पे चढ़ा आया। फिर उसके बाद मैंने कहा यार भाई आप 1 वे की खिलाफ वर्जी करें, तो कहता सर तो क्या हो गया। आई मीन एक बंदे को अगर ये एहसास भी नहीं है कि मतलब मैं एक चीज़ गलत कर रहा हूँ, तो आगे फिर ये प्रॉब्लम्स तो बढ़ते ही जाती हैं। अच्छा सर, इसके लिए क्या क्राइटेरिया क्या है? मतलब लाइसेंस एक शख्स का बन गया, इसके बावजूद वो खिलाफ वर्जी करने से बाज नहीं आ रहा, लाइसेंस कैंसिल कहाँ तक जाके किया जाता है? कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है उनको देखते हुए कि इतने इसके चालान अगर होंगे तो इसको लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा? हनान, ये जो आप मॉडल की बात कर रहे हैं ये बाहर इम्प्लीमेंट हो रहा है, यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हम अभी उस लेवल ऑफ एवोल्यूशन पे पहुंचे ही नहीं है। हम ये समझते हैं कि आप 18 साल के हो गए हैं तो लाइसेंस आपका राइट है, आपको मिलना ही मिलना है, आपको गाड़ी चलानी आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, रोड सेंस है नहीं है। अगर आप बाहर देखते हैं तो जितने आप वायलेशंस करेंगे उतना ही हुकूमत या गवर्नमेंट या सोसाइटी आपके लिए डिफिकल्ट बनाएगी कि टू कम ऑन द रोड एंड ड्राइव एनी काइंड ऑफ व्हीकल। फाइन्स आप पे लगा देंगे, आपके ऊपर क्या कहते हैं इंश्योरेंस आपके लिए महंगी कर देंगे, एट वन पॉइंट वो आपका लाइसेंस कैंसिल कर देंगे एंड नेक्स्ट टाइम यू वोंट इवन गेट द लाइसेंस। इंशाल्लाह आई एम वेरी होपफुल कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स इंशाल्लाह पाकिस्तान भी वील हैव टू फॉलो दिस अरेंजमेंट एज वेल। एंड व्हाट आई हैव हर्ड कि बहुत सारी जगहों पे इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस ने ये स्टेप लेना शुरू कर भी दिए हैं। इसका जो इंग्रेडिएंट बेसिक होता है, जैसे आप किचन में थे, हर चीज़ के इंग्रेडिएंट है, इंग्रेडिएंट इसका बेसिकली ये होगा कि हमारे पास कोई डेटाबेस बनना पहले शुरू हो जाए कि वायलेशंस कर कौन रहा है। अनफॉर्चुनेटली एट दिस मोमेंट हम चालान का तो डेटा रख रहे हैं लेकिन वो कौन कर रहा है उसका डेटा नहीं रख रहे। सो मैंने अपने स्टाफ से आते ही ये उनके साथ ये डिस्कस किया कि एटलीस्ट लोकल लेवल पे हम ये डेटा कंपाइल करना शुरू कर दें सो दैट वी आर इन ए गुड पोजीशन कि कोई डिसीजन बेस्ड ऑन दैट डेटा ले सकें। सो इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम ये सेंस भी विद इन आवर ऑर्गेनाइजेशन भी इंशाल्लाह डेवलप हो जाएगा, ये डेटाबेस का बनने वाला। अच्छा उमर, अगर सेफ सिटी प्रोजेक्ट हमारे शहर के अंदर आ जाता है, उसे इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, कैमरास लग जाते हैं हज़ारों हमारे पूरे शहर के अंदर, उससे सर्विलेंस बेहतर होगी, लेकिन इसके साथ साथ जो ट्रैफिक वायलेशन जो लोग करेंगे, जैसे कोई शख्स रात के औकात में ट्रैफिक सिग्नल बंद है इसके बावजूद लेके गाड़ी गुजर रहा है, तो ई चालान का सिस्टम भी इंट्रोड्यूस करवाया जा सकेगा और बहुत सारे मजीद मामला जो हैं वो भी बेहतर होंगे। बिल्कुल, जहाँ पे ये सेफ सिटीज़ के प्रोजेक्ट्स उन लोगों ने ऑनलाइन करे हैं उधर रिजल्ट्स रिमार्केबल आए हैं। इवन अगर वो क्राइम फाइटिंग के लिहाज से करें या ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिहाज से बात करें, इस्लामाबाद, लाहौर, इन जगहों पे मतलब दे वेरी गुड रिजल्ट्स। होपफुली अगर फैसलाबाद में भी इन द नियर फ्यूचर जब वो आएगा तो हमारे ऊपर थोड़ा सा बर्डन इस तरह कम हो जाएगा कि जिस तरह आपने खुद का ई चलाने को अगर हम उसके साथ लिंक अप कर देंगे
देन सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट आ जाएगी कि जनाब अगर मैंने वायलेशन की है तो आज नहीं तो हफ्ते बाद, तो 2 हफ्ते बाद आई विल गेट कॉट, और जब व्हेन आई विल गेट कॉट तो मुझे फाइन होगा। अभी तो जिस तरह आपने कहा वार्डन खड़ा है तो ठीक है, नहीं खड़ा तो मतलब ये जा और वो जा, वो अपनी मर्जी से ही जा रहा है। सो दैट्स अ गुड पॉइंट सर, बाकी में सेफ सिटी की वजह से काफ़ी इधर इंप्रूवमेंट आई। अच्छा, अवेयरनेस लोगों को जो है वो कम है इस हवाले से, ट्रैफिक रूल्स के हवाले से। सेशंस भी बहुत सारे हमारी ट्रैफिक पुलिस की जांच से रखे जाते हैं और कुछ लोग तो जानते हुए भी ये गलतियां करते हैं। आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्योंकि बतौर इंसान और एक माशरे का हिस्सा होने के नाते से हमें भी इस चीज़ को सोचना चाहिए कि हम अपने फ़राइज़ कितने सर अंजाम दे रहे हैं। अगर रोड के ऊपर जा रहे हैं, हमें कौन सी लाइन के अंदर रहना है, ट्रैफिक सिग्नल को नहीं तोड़ना, हमें रूल्स की वायलेशंस नहीं करनी। इस हवाले से आप कोई मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? हनान, बेसिकली हम में वी आर ऑल्सो एनिमल्स, ह्यूमंस, और हम में और उनमें फर्क डार्विन की बात कर रहे हैं आप, मेरा ख्याल डार्विन ने कहा था कि ये ह्यूमंस जो होते हैं ये एनिमल से ड्राइव्ड होके हैं। और हम में और उनमें फ़र्क ये है कि वी हैव टू फॉलो सर्टेन रूल्स। अब वो रूल्स चाहे सही हैं या गलत हैं, एक सोसाइटी ने मिलकर रूल्स बना लिए। हम सबको ये एहसास करना चाहिए कि व्हेन एवर आई कम ऑन द रोड, चाहे वो मैं पैदल हूँ, साइकिल पे हूँ, मोटरसाइकिल पे हूँ, जैसे भी है, मेरी अपनी सेफ्टी भी और जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनकी सेफ्टी भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड हम ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके घर से निकलें, बिल्कुल, तो आई एम श्योर नोबडी विल डू द वायलेशन। अनफॉर्चुनेटली हमारा पाकिस्तान में एक कल्चर बन चुका है जिसको इंग्लिश में कहते हैं लोकस ऑफ कंट्रोल। अब हम देख के सड़क क्रॉस नहीं करेंगे, टक्कर से मर जाएंगे तो फिर कहेंगे जी इसकी लिखी हुई थी तो बस ये मर गया। बस मर लिखी हुई नहीं थी, कहा गया था कि आप एहतियात करो, लेफ्ट राइट देखो फिर क्रॉस करो। लेकिन हम लोग हमेशा जो हमारा कंट्रोल होता है, हम कहते हैं जी अगला ठीक होगा तो फिर काम ठीक होगा। नहीं, जो भी बंदा घर से गाड़ी ड्राइव करता हुआ या मोटरसाइकिल ड्राइव करता हुआ निकलता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो ये करे कि जी मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मेरी क्या ड्यूटीज़ हैं, मैं उनको फॉलो कर लूँ। अगर हम सारे ये सोच के निकलेंगे तो वायलेशंस हमेशा एक दो ही बंदा करते हैं, थ्रू आउट सोसाइटी नहीं करती। लेकिन हमारे पास ये जो दिल में ख्याल है कि जनाब जब हम रोड्स पे जाते हैं, सबसे पहले मेरी अपनी फैमिली की तरफ कमिटमेंट है कि यार मैं कोशिश करूंगा कि सही सलामत वापस घर आ जाऊं। उसके लिए मैं स्लो ड्राइव करूंगा, मैं रेड लाइट की वायलेशन नहीं करूंगा, अगर मैं मोटरसाइकिलिस्ट हूं तो हेलमेट पहनूंगा। ये तमाम चीज़ें आप अगर अपनी फैमिली के बारे में भी केयरफुल रहेंगे तो आप ये फॉलो करेंगे। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। और अगर हम इस तरह से नहीं करते, अपनी जान तो खतरे में डाल रहे हैं, अगले की जान भी जो है वो खतरे में डाल सकते हैं। तो इस हवाले से मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ शहजादा उमर अब्बास मौजूद हैं, उनसे मजीद गुफ्तगू करेंगे। घंटा घर के 8 बाज़ारों के हवाले से आप क्या कहेंगे? ताजर जो है वहाँ पे हमेशा ये कहते हुए नजर आए कि यार ट्रैफिक की वायलेशन हो रही है, यहाँ पे मुनज़्ज़म अंदाज से ट्रैफिक को कंट्रोल नहीं किया जा रहा। लेकिन एक पहलू हम यहाँ पे उनके हवाले से भी गुफ्तगू करना चाहेंगे कि वही लोग हैं जिन ताजरों की यूनियंस है जो वहाँ पे मोटरसाइकिल पार्किंग करवा रही होती हैं। अब वो पार्किंग की वजह से भी जो ट्रैफिक का निज़ाम है वो काफ़ी धर्म भरम हो रहा होता है। आपने क्या सोचा है कि आने वाले दिनों में किस तरह से इन तमाम चीज़ों को लेके चलेंगे, मैनेज कैसे करेंगे इन तमाम चीज़ों को? अभी कल भी हम लोगों ने, मैंने और ACCT साहब ने कंबाइंड एक विजिट किया था कचहरी बाजार का। जिस तरह आपने पॉइंट आउट किया है कि वाकई में उधर पार्किंग का इशू है, साथ में आई एम वेरी हैप्पी कि आपने वो सेकंड पार्ट जिसका मैंने आंसर देना था वो आपने खुद दे दी। उधर पार्किंग की प्रॉब्लम्स जो भी हैं वो दो वजूहत से। एक तो जो अपने शॉपकीपर्स की अपनी पार्किंग है, फिर उनके कस्टमर्स की पार्किंग है। एज वी ऑल नो कि ये बाज़ार डिज़ाइन हुए थे 1900 की इनिशियल, उसमें ये उस ज़माने के ट्रैफिक, उस ज़माने के उस हिसाब से ये, और इन द पास्ट फ्यू ईयर्स हम लोगों ने इंक्रोचमेंट भी इसमें काफ़ी कर दी है। एट द मोमेंट जो कि पाइपलाइन में प्रोजेक्ट्स हैं वो पार्किंग प्लाजाज के इस तरह के हैं, लेकिन वो क्योंकि बजट की वजह से कमी है अभी, उसके ऊपर हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। सो हमारा बेस्ट बेट ये है फॉर द मोमेंट कि हम जो एग्जिस्टिंग पार्किंग स्कीम्स हैं उनकी अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से करें कि वो लेस स्पेस ऑक्यूपाई करें, इंटेलिजेंट किस्म की पार्किंग कराएं। कल हमारी उनके साथ डिटेल कोई घंटा डेढ़ उनके साथ मीटिंग भी हुई है इसके बारे में, और हमने उनको करके भी दिखाया कि अगर हम किसी स्पेसिफिक एंगल पे मोटरसाइकिल को पार्क करें तो हमारा पार्किंग का इशू भी सॉल्व हो जाता है और हमारे ट्रैफिक के लिए भी रास्ता खुला रह जाएगा। तो विद इन अ वीक इंशाल्लाह आप इसमें बहुत इंप्रूवमेंट देखेंगे। आपकी मूवमेंट ईजी हो जाएगी बाज़ारों से और आपको पार्किंग भी इजीली मिलेगी। अच्छा सर, ऐसे नहीं किया जा सकता कि एक जगह मुख्तस कर दी जाए कि इतने फीट तक आप
बाइक या गाड़ियों की पार्किंग कर सकते हैं, वहां पे ये नजर आता है कि कचहरी बाजार में एंटर हो जाएं आप, एक साइड पे तो है ही है, दूसरी साइड पे भी पार्किंग शुरू कर दी जाती है, जिसका जहां दिल कर रहा होता है गाड़ी लगा रहे होते हैं, और ट्रैफिक वार्डन वहां पे चलान काट काट के थक जाते हैं, लेकिन आवाम जो है वो सुनने को तैयार ही नहीं होती। यही हमने कल उनसे बात की, और जहाँ इनिशियल जो हमारी एग्रीमेंट उनके साथ जो अंडरस्टैंडिंग बनी है वो ये बनी है कि राइट मोस्ट शोल्डर जो है उस पर कोई पार्किंग अलाउ नहीं होगी, चाहे वो शॉपकीपर हो चाहे वो कस्टमर हो। एंड जो लेफ्ट पे हमारी पार्किंग एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट्स हैं उसको हम इस तरीके से रीअरेंज करेंगे कि एक 3-4 लाइंस लगा के और उसको हम लोग ये कह देंगे कि ये वाले लेन जो है ये परमानेंट पार्किंग के लिए, जो बंदा सुबह आएगा और शाम को लेके जाएगा, और बकाया पार्किंग जो है वो आपके कस्टमर्स के लिए। एट द मोमेंट हमारा बेस्ट बेट यही है कि उनकी मोटरसाइकिल्स की पार्किंग जो बेसिकली है वो कोई ऐसी अरेंजमेंट से हम करें कि हमारे पास वो स्पेस कम ऑक्यूपाई करे, और जो हमारे पास जो ड्रॉप लेन कह लें या फिर ट्रैफिक लेन कह लें वो खुला रहे। दे हैव एग्रीड टू दैट। चलें जी, हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी ताजर हजरात हैं वो भी इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि मोस्टली मीटिंग्स होती हैं वो मान के चले जाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन वहाँ पे होती हुई नज़र नहीं आती, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजाई जा सकती। इंतज़ामिया अगर मुतहरक है तो इसके लिए ताजरों को खुद भी किरदार अदा करना होगा। अगर वो किरदार अदा नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली पुलिस वहाँ पर जितना मर्जी चलान करे, जहाँ जितने मर्जी मैनेजमेंट करे, मामला बेहतर नहीं हो सकते। तो सर थोड़ा लाइटर मूड की तरफ चलते हैं। आपने CSS के बाद जो है वो ज्वाइनिंग दी, तो आपकी जर्नी कैसे रही, किस तरह से ख्याल आया कि अब मैं सिविल सर्विस की तरफ जो है वो जाऊंगा? CSS किस तरह से क्लियर किया आपने? CSS का बेसिकली ये था कि मेरे फादर पुलिस से रिटायर्ड ऑफिसर थे एंड ही रिटायर्ड एज SP, तो उनकी ख्वाहिश थी कि आई जॉइन पुलिस सर्विस एज वेल। बेसिकली मैं इंजीनियर हूँ, और उसके बाद मैंने मल्टीनेशनल में काम किया काफ़ी अर्सा, कुछ 6-7 साल, एंड दरमियान में ट्राई करता रहा, तो अल्लाह के फजल से कितनी बार ट्राई किया? मेरे 3 अटेम्प्ट्स दिए थे। 3 टाइम्स? तीसरी दफा जाके अटेम्प्ट जो दी? हाँ, वो क्या इंग्लिश में कहते हैं थर्ड टाइम वाज माय लकी चार्म, वो थर्ड टाइम लकी चार्म था, तो बस अच्छा, वैसे अगर लड़कपन की बात की जाए, इंसान पढ़ाई में भी मगन होता है, इसके साथ साथ शुगल मेला भी करता है, दोस्तों के साथ बैठकें भी होती हैं, और इश्क मोहब्बत भी बाजुकात हो जाता है कुछ लोगों को। तो आपको भी कोई इश्क या मोहब्बत अपने लड़कपन के अंदर हुई? लड़कपन तो वैसे अभी भी है आप पे, अभी भी यंग ही है, लेकिन उस कॉलेज और यूनिवर्सिटी के दौर की अगर बात करें, कोई खास याद वाबस्ता हो? लेकिन इश्क बहुत हुए, इश्क कोई नहीं हुआ। अच्छा, इश्क बहुत हुए, इश्क कोई नहीं हुआ। इश्क जरा जरा उसकी अगली लेवल होती है। जैसा आपने खुद कहा, एक एज है, हर एज के साथ बंदा जाता है। इश्क बहुत सी डेफिनेशंस हैं। अच्छा, वैसे कभी किसी खूबसूरत हसीना को गाना गुनगुना के पटाया आपने? नहीं, ये वाला काम नहीं किया। ये नहीं किया? नहीं, ये वाला काम नहीं किया। अच्छा, और किस तरह से शायरी करते हैं आप? शायरी किसी को भेज दी, सेंड कर दी? अप्रिशिएट कर सकता हूँ, खासकर जो ट्रक के पीछे लिखी हुई है वो बड़ी पसंद है। आपको शायरी से कोई लगाव नहीं? नहीं। वैसे लड़कियां फिर पढ़ती कैसे हैं? वो 2-3 चीजें होती हैं ना, गर्ल्स ऑब्जर्व करती हैं किसी भी ऑफिसर तो नहीं, किसी भी आम शख्स के अंदर, कि पर्सनैलिटी जरा जेंटलमैन हो, वो तो आपकी नो डाउट बड़ी जबरदस्त है, और यहाँ वो पढ़ाई में बहुत अच्छा हो, वो भी आप अच्छे ही होंगे क्योंकि CSS क्लियर किया है आपने। और तीसरी चीज ये होती है कि वो जरा रोमांटिक हो, शायरी करता हो, गाना गाता हो, थोड़ा फंकी हो, कुछ इस तरह से। या हनान की जिस दिन उनकी बदबख्ती आती है वो पड़ जाती है। यानी कई आपकी इश्क मोहब्बतें रही हैं स्कूल और कॉलेज दौर में और यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर। बास बातों पे पर्दा होना चाहिए। चले जी, हम कोशिश करेंगे कि इन बातों पे पर्दा ही रहे तो बेहतर है। अच्छा, वैसे बात की जाए दोस्तों की, तो एक दौर होता है, इंसान यूनिवर्सिटी के अंदर हो या कॉलेज के अंदर हो, दोस्तों के साथ बैठक होती है, गपशप लगती है। अभी आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत मसरूफ हो गए हैं, और बाज़-औक़ात तो सर खुजाने का भी वक्त नहीं होता, तो वो वक्त याद करते हैं? हनान, आप अपने पेरेंट्स से बात करें ना, वैसी जो पास्ट होता है, मेरा ये मानना है कि वो हमेशा नॉस्टैल्जिक होता है। अब आपका बचपन चाहे जितना भी बुरा गुजरा हो, जितनी भी गुर्बत हो, जितना, यू विल ऑलवेज लव इट। आप जब भी रिकॉल करेगा उसको, आप बिल्कुल और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है, आपके साथ नहीं है, हर इंसान के साथ, हर इंसान, नेचर है, ये नेचर है। अब आपने पेरेंट्स को कहना हो कहेगी जी वो 60 की दिहाई बड़ी अच्छी थी। अब वो चाहे अच्छी थी या नहीं थी, लेकिन क्योंकि आप जब फ्यूचर से मतलब उसको बैक में देखते हैं, एक नॉस्टैल्जिया होता है आपकी अपनी पर्सनल फीलिंग्स। ऑब्वियसली जब भी टाइम मिलता है, व्हेनेवर अपने दोस्तों यारों को जो हरकतें हमने की, हम वो सोचने लग जाते, तो हंसी भी आती है कि यार ये क्या स्टुपिडिटी हमने की है। लेकिन दिस इज अच्छा, सबसे ज्यादा मनपसंद खाना किसके हाथ का आपको अच्छा लगता है? वालदा का। वालदा के हाथ का? वालदा के हाथ का क्या बना हुआ आपको बहुत पसंद है?
हम लोग उसको खिचड़ी कहते हैं, मोटे खिचड़ी। चावल कहते हैं, आप पता नहीं उनको क्या कहते हाँ हैं। हाँ, वो नहीं डिश मैंने- खिचड़ी ही हम भी कहते हैं। वो एक होता है ना कि वालदा के हाथ में एक प्यार का टेस्ट होता है, मतलब रेसिपी सबकी सेम होती है लेकिन पता नहीं क्यों उनकी बनाई हुई जो चीज होती है ना उसमें टेस्ट जो बड़ा जबरदस्त आता है, और इंसान दुनिया में जहां पे जाके जिस तरह के भी खाबे खा ले उसकी रेस नहीं हो सकती। बिल्कुल। तो आप खुद से भी फरमाइश करके बनवाते होते हैं अक्सर उनसे? उनको पता है, अभी मैं रिसेंटली छुट्टियों पे गया तो उन्होंने खिचड़ी पहले से बनाई हुई थी। अच्छा, पहले से बनाई तैयार पड़ी है कि यार हाँ, आज उमर ने कि आना आज है। इसने आना है और इसलिए ये चीज बनी है। अच्छा सर, मैं आपसे एक लफ्ज पूछूंगा, उस लफ्ज को सुनते ही आपके दिमाग में जो बात आए आप फौरन से बोल दीजिएगा। मनपसंद खाना, ठीक है, मनपसंद गाना। ये मीशा शफी का भी आया हुआ है। बूम चले बूम। सर, वो कौन सा है गाना मैं आपसे जरूर पूछूंगा, और भी कुछ मीनिंग्स हैं, वर्ड्स हैं, उनसे हवाले से भी पूछूंगा, लेकिन ब्रेक का वक्त हो गया है, तो ब्रेक के बाद Sure. प्रॉपर इसको जो है वो हम ऑडियंस को भी गानों की। सुनाएंगे, आपसे भी पूछेंगे। तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। तो जनाब आज के सवाल का जवाब जिन लोगों ने दिया है मैं उनके नाम आपको बताता चलूं कि ड्यू कॉस्मेटिक्स की तरफ से जिन खवातीन ने आज के सवाल का जवाब दिया है और गिफ्ट हैम्पर जीता है उनका नाम है बुशरा फरजाना, फातिमा नाज, जुनैरा ताहिर, नरमीन और ईमान। फिर से नाम रिपीट कर रहा हूं, बुशरा फरजाना, फातिमा नाज, जुनैरा ताहिर, नरमीन और ईमान। तो जनाब जिन्होंने वॉचेस बुलेवार्ड मॉल की तरफ से जीते हैं उनके नाम मैं बता दूं, जैगम अली, इमरान हमीद, मलक मुबीन, बसीर खान, फराज अकबर। मैं फिर से नाम रिपीट कर रहा हूं, जैगम अली, इमरान हमीद, मलक मुबीन, बसीर खान और फराज अकबर। तो जनाब बहुत बहुत मुबारक हो, आप लोगों ने आज वॉचेस जीते। तो उमर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, सिटी ऑफ फैसलाबाद हैं, उनसे मजीद गुफ्तगू करते हैं जो ब्रेक पे जाने से पहले की जा रही थी। तो जनाब मनपसंद गाने की बात हो रही थी, मनपसंद गाना कौन सा है? आजकल एक चल रहा है मेरे ख्याल से, मीशा शफी ने गाया हुआ है बूम बूम, वो तो बड़ा वो मुझे काफी पॉपुलर हो रहा है, और आपको मुझे मतलब आपकी चॉइस से मुझे यूं लग रहा है कि वर्सटाइल सिंगर्स आपको जरा ज्यादा पसंद आते हैं। कुछ होते हैं ना कि वो रफी जी और नुसरत साहब के गाने, राहत के गाने, इस तरह की चीजों को ज्यादा लाइक करते हैं, क्लासिकल को ज्यादा लाइक करते हैं। नहीं, मूड पे डिपेंड करता है। मूड पे depend क्लासिकल देखो, कंपैरिजन आप नहीं कर सकते। क्लासिकल एक अलग जॉनरा है, उसका अपना एक फीलिंग है। ये आपके मूड पे, जिस दिन बारिश होगी आप एक और किस्म का गाना सुनेंगे, जिस दिन आपने लड़ाई की है घर में कोई और गाना सुनेंगे। ये तो ये यानी आपकी जब लड़ाई होती है भाभी से आप कौन सा सुनते हैं? फिर बस बंदा कहता है कि दफा ही मारो, कोई कोई गाना ना सुन। सोच समझ के बोले, घर पे अगर देख रही हुई ना तो खचाई हो जाएगी आपकी जाके। नहीं तो कौन सा पहली दफा होनी है। जनाब यानी घर के सीटीओ वही है, घर में चीफ ट्रैफिक ऑफिसर। ये देखें, मतलब अल्लाह ने ना हर एक डोमेन अलग-अलग बनाया। मेरा डोमेन है घर से बाहर का, घर के अंदर जाके ना मैं सीटीओ रहता हूँ, हमारा आईजी बन जाता है। घर का अफसर वही है, फिर घर का उसकी अफसर वही। ताबेदारी जो है Yes. वो लाजम हो जाती है। आइडियल लाइफ गुजारने के लिए ये है कि हर एक को अपने, कहते नहीं है वो जो इदारे अपने हुदूद के अंदर काम करें, तो इदारों को यानी हमारे आप घर में हदूद में रहते हैं घर में जाके। घर जो है वो उनकी रिस्पॉन्स। चले जी आगे चलते हैं जी। मनपसंद मिठाई कौन सी? पतीसा। पतीसा, ये बड़ी टिपिकल चीज वैसे आपने बताई है। ये वो चीज है जो कि आजकल के दौर में नापैद होती चली जा रही है। बहुत चंद एक लोग हैं जो कि पाए की ये चीज बना मैंने रहे हैं। किसी फैसलाबाद की बेकरीज में, बहुत कम बेकरी में ये होता है, लेकिन इट्स अ वेरी गुड। तांदियावाला में एक बेकरी है, मेरा नाम उसकी मेरे ज़हन से निकल गया। उनका मनपसंद भी बड़ा, माई वाले, उनका मनपसंद भी बड़ा अच्छा है और पतीसा भी बड़ा अच्छा है। ट्राई करूंगा। तो इंशाल्लाह मैं अगर गया तो आपके लिए लाजमी लेके आऊंगा। अच्छा, ट्रैवलिंग के हवाले से क्या कहेंगे आप? ट्रैवलिंग मैं हमेशा बाय नाइट करता हूँ, प्रेफर बाय नाइट करता हूँ। ठीक है। मशगला बहुत है, कोई एक? वीडियो गेमिंग से लेकर बुक्स पढ़ना, बुक लिखना। आप कहीं वो पबजी तो नहीं खेलते? पबजी नहीं खेलता। हाँ, अच्छी बात है, क्योंकि पिछले दिनों हम एक न्यूज चला रहे थे, एक बच्चा पबजी खेलता खेलता मर गया क्योंकि लास्ट स्टेज जो है उससे क्लियर नहीं हुई। एक लड़का था और साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस इतनी ज्यादा आई कि वो बेहोश हो गया। 2 दिन इलाज में रहने के बाद वो दम तोड़ गया। अब इसकी पबजी का कसूर नहीं है, ये आपने सवार किया है अपने आप पे। आपके मतलब अगर आपका एम इतना छोटा है जिंदगी में, यहाँ पे जो कह लें कि सुपरविजन ऑफ पेरेंट्स आती है वो यहाँ पे आती है कि एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट को आप अपने लिए किलर बना देते हो, तो ये गलती आपकी है या ये गलती उस फैमिली की है कि जिन्होंने उनको टाइमली वो नहीं करा। फेवरेट सियासी शख्सियत? सारी फेवरेट है। कोई एक तो होता है ना जो जिसकी गुफ्तगू चले सुन के बड़ा मजा आता है। शेख रशीद साहब। शेख रशीद साहब।
चलें सर, मैं आपसे एक सवाल करूंगा, उसके इवज आपको कुछ ऑप्शंस दूंगा, उनमें से एक आपको सिलेक्ट करना होगा। रैपिड फायर क्वेश्चन का हमारा सेगमेंट है। कोरोना वायरस का इंजेक्शन आपके पास मौजूद है, जिसको देंगे वो ठीक हो जाएगा। 2 बंदे हैं जिनको कोरोना वायरस की तशखीस हो चुकी है, वायरस उनमें मौजूद है, किसी एक को आपको इंजेक्शन देना होगा, वो ठीक हो जाएगा। किसे देंगे आप? एसएसपी ऑपरेशन काशिफ असलम या एसएसपी इन्वेस्टिगेशन बिलाल इफ्तिखार? काशिफ साहब। काशिफ साहब को। और इफ्तिखार साहब, आपको इंजेक्शन नहीं दिया जाएगा उमर साहब की तरफ से। आपको विटामिन सी का इंटेक बढ़ाना होगा, इम्यून सिस्टम अपना तगड़ा रखें, क्योंकि इनके पास अगर इंजेक्शन आया तो इनका कहना है कि वो काशिफ साहब को देंगे, आपकी हेल्प बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो चैम्बर अगर बात करें हमारे सिटी की, तो हमारे शहर में पुलिस का टाइगर कौन है? डीएसपी सिटी इमरान शरीफ या डीएसपी हेडक्वार्टर राय बशीर अहमद? राय बशीर अहमद। राय बशीर अहमद। जनाब, आप टाइगर हैं और दूसरे क्या हैं? बब्बर शेर। बब्बर शेर यानी एक को, दोनों को रख लिया, एक बब्बर शेर है जनाब और दूसरे जो है वो टाइगर है। अच्छा, मूवी में अगर हीरो आना चाहें आप, सपोज कोई प्रोड्यूसर कहता है कि उमर आपको मैं मूवी में बतौर हीरो लूंगा, हीरोइन आप किसको रखना चाहेंगे? वही आपको ऑप्शंस भी दे रहा है, तो आप इनमें से किसको अपने साथ हीरोइन लेंगे? सजल अली, हानिया अमर, मायरा खान? फोर्थ ऑप्शन है? नहीं। फोर्थ आपकी कोई पसंद का है तो आप बता सकते। मीरा। मीरा? हाँ। मीरा जी, मैं फिर से पूछ रहा हूं, मीरा जी। हाँ, देखिए ना, कॉमेडी की कॉमेडी, ट्रेजेडी की ट्रेजेडी है। यानी मीरा आपकी फेवरेट एक्ट्रेस है? बचपन से देखता आ रहा हूँ। बचपन से देखते आ रहे हैं और बड़े होके भी उन्हीं के साथ कह रहे हैं कि मूवी करेंगे। जनाब, ये हमारे लिए वैसे शॉकिंग न्यूज है। अच्छा, किससे मुस्कुरा के सलाम लेंगे? किससे जस्ट सलाम लेंगे और किसे देख के रास्ता तब्दील कर लेंगे? शेख रशीद, फवाद चौधरी, शिबली फराज? सबसे मुस्कुरा के सलाम लूंगा। अच्छा, सबसे ज्यादा मुस्कुरा के किससे लेंगे? शेख रशीद साहब। और उससे कम मुस्कुराहट में फवाद चौधरी या शिबली फराज? फवाद चौधरी साहब। फवाद चौधरी। और शिबली फराज साहब से जस्ट सलाम लेके आप जी आगे बढ़ देंगे। अच्छा, किस खूबसूरत हसीना पे शायरी लिखना पसंद करेंगे आप? हरीम फारूक, महविश हयात, ज़ारा नूर अब्बास? यार, हरीम के साथ तो जो भी एसोसिएट हुआ है बदनाम ही हुआ है, वो तो छोड़ो यार उसको। नहीं, हरीम दूसरी वो टिकटॉकर जो है? नहीं, केड़ी है वो? क्या वो है? हरीम शाह है। अच्छा। ये हरीम हमारी एक्ट्रेस हैं और बड़ी खूबसूरत हैं। आई एम वेरी सॉरी, मुझे इनका नहीं पता। अच्छा, चलें जी, महविश हयात और ज़ारा नूर अब्बास? महविश हयात। जनाब, इन्होंने भी महविश हयात का नाम लिया। हर ऑफिसर, हर पॉलिटिशियन महविश हयात का नाम जरूर लेता है जब भी वो हमारे शो के अंदर आता है। डीसी साहब से भी हुई बात मेरी, कमिश्नर साहब से भी हुई, उन्होंने भी महविश हयात का नाम लिया था, आपने भी महविश हयात का नाम लिया। तो महविश हयात, आपकी डिमांड दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। तो जनाब, हमारी आज की रेसिपी तैयार हो चुकी है। मुगलाई कोरमा जो है वो रेडी है और अरोमा जो है वो हमारे स्टूडियो में काफी फैल चुका है इस वक्त। वो कहते हैं ना, रायता फैल गया है, तो रायता फैल रहा है इस वक्त। तो बहुत शुक्रिया उमर साहब, आज के शो में आने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके और बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज थे जो कि आपने उजागर किए। और जो विजन है आपका, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उस विजन को कंप्लीट करने की आपको सलाहियत दे और हमारे शहर फैसलाबाद के अंदर जितने भी ट्रैफिक के मसाइल हैं वो खत्म हो सके। तो बहुत शुक्रिया आज के शो में आने के लिए। तो नाज़रीन, इसी के साथ आज के प्रोग्राम से अपने मेजबान हन्नान बुखारी को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।